हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम निपटाने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर है बेटा जी। क्लास 12th फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर है बेटा जी, उसका एनसीईआरटी निचोड़ करेंगे और वन शॉट के अंदर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में इस चैप्टर की करवाऊंगा। जितने भी इसके अंदर सोल्ड एग्जाम्पल आने वाले हैं वो सारे आप लोगों को करवा दिए जाएंगे, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अलग से आएंगे। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा जी वो अलग से आएंगे। इस वीडियो के अलावा भी आप लोगों को इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज की वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 12 फिजिक्स का, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको नीट में भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो क्यों ना यार क्लास 12 में ही निपटा दिया जाए, तो नीट में भी परेशानी नहीं होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को। इससे पहले चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट है बेटा जी, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। इन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक खास बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि क्या सर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से सब कुछ हो जाएगा? बेटा 101% हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी दिक्कत आती है तो डरना नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं। आपका बड़ा भाई क्लास 12 फिजिक्स 2025 के लिए ऑलरेडी पूरा सिलेबस वन शॉट की फॉर्म में अपलोडेड है इस चैनल के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिलेगा, और इस चैप्टर का जो डिटेल्ड वन शॉट है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर वो तो आपने लास्ट टाइम करवाए थे। बेटा लास्ट टाइम और इस टाइम में क्या फर्क है? कोई एक सिंगल टॉपिक का भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। तो आप अपना टाइम बचाइए और उन वन शॉट से पढ़िए, और इसके बाद इन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को पढ़िए, फोकस करिए। एनईपी के द्वारा जो एमसीक्यू हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही कवर हो रहे होंगे, ठीक है। तो डिटेल वन शॉट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां से चैप्टर का डिटेल वन शॉट भी देख सकते हो, और साथ में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यहां से निपटा सकते हो। ओके बेटा, चलिए। साथ में बेटा टेलीग्राम चैनल है हमारा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, और अगर आप चाहते हो फिजिक्स के अंदर फोड़ना, ठीक है, आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर मेरे 98% आए, 100% आए, तो बेटा जी आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना पड़ेगा। मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम चैनल है। कुछ ना कुछ आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल इसमें पोस्ट कर दिया जाता है। आपको यहाँ पे फ्री लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाती है। जितने भी मेरी क्लासेस होती है, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो जिसमें मैं फ्री लाइव क्लास भी लेता हूँ आप लोगों के लिए, तो उनका लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार आज के हमारे इस चैप्टर को। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, थ्योरी वाला चैप्टर है, बस समझना है एक बार, ठीक है। और इसमें से 3-4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, और इतने ही 4 से 8 नंबर का, 8 तो नहीं बोल सकते, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो भाई चैप्टर का जो नाम है वो है बेटा क्या? चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर का क्या नाम है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर है बेटा जी, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। तो इसमें हमें सबसे ज्यादा क्या चीज पढ़नी होगी इस पूरे चैप्टर के अंदर? हम बार बार जिक्र कर रहे होंगे बेटा किसका? हम बार बार जिक्र कर रहे होंगे बेटा जी किसका? हम बार बार जिक्र कर रहे होंगे किसका? एक बार मैग्नेट का, ठीक है। हम किसका जिक्र कर रहे होंगे बेटा जी? एक बार मैग्नेट का। ये नॉर्थ पोल होता है, इसमें ये साउथ पोल होता है, और इनके बीच में एक लेंथ होती है जिसको हम मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं इसकी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसकी लेंथ भी बोलते हैं। ये एक पोल होता है जिसकी स्ट्रेंथ आप कुछ भी बोल सकते हैं, M1 M कुछ भी। ये दूसरा पोल होता है, इट इज जस्ट लाइक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, है ना। दो चार्जेस को अलग अलग जब रख देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को। तो मैग्नेटिज्म मैटर में सबसे ज्यादा हम पढ़ेंगे किसको? बार मैग्नेट को, ठीक है। किसको पढ़ेंगे बेटा? बार मैग्नेट को। तो ये बार मैग्नेट हमें सबसे पहले कहाँ मिला? ठीक है, ये सबसे पहले हमें कहाँ मिला, मतलब ये वर्ड कैसे इजाद हुआ, पता कैसे लगा? जो वर्ड है मैग्नेट वो कैसे पता लगा? एक आइलैंड है बेटा जी ग्रीस के अंदर, एक आइलैंड है ग्रीस के अंदर जिसका नाम है मैग्नीजिया। उसके नाम पे जो है क्या मिला? मैग्नेट का नाम रखा गया, ठीक है। मतलब ये कोई चीज है, इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया, और ये मैग्नेट किस नाम पे आया? ग्रीस के अंदर एक क्या है भाई? आइलैंड है, और उसका नाम मैग्नीजिया है, ठीक है। वहां पे क्या मिला बेटा जी? वहां पे मैग्नेटिक और जो है वो मिले, ठीक है। वहां पे मैग्नेटिक और मिले। ओके, समझ में आया? उसके बाद कुछ आइडिया होंगे बेटा जी, मतलब कुछ चीजें हैं मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग जो आप लोगों को पता होनी चाहिए।
सम ऑफ द कॉमनली नॉन आइडिया रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पहले पॉइंट में बोला गया है, द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। मतलब पहले पॉइंट में ये बोला जा रहा है, हम मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कुछ बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे कि ये इन्होंने अर्थ बोला और ये मान लो अर्थ का साउथ है और ये अर्थ का नॉर्थ है, तो इन्होंने बोला द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट, कि अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। मतलब ये बोल रहा है कि जियोग्राफिक साउथ से निकल के फील्ड नॉर्थ में आ रहा होता है। बट सर हमने तो उल्टा पढ़ा हुआ है, मैग्नेट में तो फील्ड नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंटर करता है। बेटा वही चीज है, बस होता क्या है कि इसके अंदर एक मैग्नेट पड़ा होता है, इसके अंदर एक मैग्नेट पड़ा होता है जिसमें यहाँ पे नॉर्थ होता है और यहाँ पे साउथ होता है। बट लगता ऐसे है कि ये जियोग्राफिक साउथ से, जियोग्राफिक मतलब जो अर्थ का जियोग्राफिक, जो अर्थ का एक्चुअल साउथ पोल है वो बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो पहली लाइन समझ में आ गई। दूसरी में क्या कहता है, व्हेन ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, द टिप विच पॉइंट टू द जियोग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द टिप विच पॉइंट टू द जियोग्राफिक साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल। मतलब इन्होंने बोला है कि जब भी हम किसी एक बार मैग्नेट को ऐसे मान लो बीच में से धागा बांध के ऐसे लटका दोगे तो इस अर्थ का मतलब इस ये क्या करेगा, ये नॉर्थ और साउथ के बीच में जाके ही रुकता है। मतलब एक पोल नॉर्थ की तरफ होगा और एक पोल साउथ की तरफ होगा। ठीक है, ये बोल रहा है व्हेन ए बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो साइड नॉर्थ की तरफ होगी भाई, जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगी, उसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल ही बोलेंगे। और जो जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ होगा उसे साउथ पोल बोलने वाले हैं। ठीक है, इसका मैग्नेट का। नेक्स्ट देखिएगा बेटा जी, नेक्स्ट आप लोगों के पास देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू टुगेदर। मतलब ये बोल रहा है कि जब भी सेम पोल पास में लाए जाते हैं, मतलब जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ आ जाए या साउथ साउथ आ जाए, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। मतलब उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स दिखने वाली है। जैसे प्लस प्लस चार्ज हो गए, माइनस माइनस चार्ज हो गए, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी होगी, इसी तरीके से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी होगी। अगर 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 नॉर्थ और साउथ आ जाए या साउथ और नॉर्थ आ जाए, मतलब अलग अलग पोल को पास में लाया जा रहा है, जैसे प्लस माइनस अगर आ जाए तो वो अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आई चीजें, मतलब सेम पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और डिफरेंट पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट बोला गया वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। मतलब कोई भी अगर आप लोगों के पास मैग्नेट है जिसमें ये नॉर्थ और ये साउथ है तो उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अगर मान लो आप इसको तोड़ते भी हो तो क्या होगा, यहाँ पे ये नॉर्थ तो था ही और ये साउथ पहले से था, तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। बस ये होगा कि अब स्ट्रेंथ कम हो जाएगी पहले के मुकाबले। ठीक है, इफ ए बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू हाफ्स, अगर दो हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया जाए, वी गेट टू सिमिलर बार मैग्नेट्स विद समवट वीकर प्रॉपर्टीज। मतलब पहले से इनकी स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, पहले से इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा जी, कम होगी। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेट मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल नोन एज मैग्नेटिक मोनोपोल एंड डू नॉट एग्जिस्ट। मतलब जैसे भाई साहब हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़े, आइसोलेट मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब ये बोल रहा है कि जैसे चार्जेस को तो हम फिर भी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, चार्जेस को तो हम फिर भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये पोल्स है इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। मीन्स आप बोलोगे मैग्नेटिक मोनोपोल वो एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, कभी भी किसी बार मैग्नेट को जब तोड़ा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये दो मैग्नेट में दोबारा बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको तोड़ा तो ये दो मैग्नेट्स बन गए, अलग अलग इसके पोल जो वो बन गए। ठीक है, और आगे बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉय। तो इनसे भाई मैग्नेट्स को बनाया जा सकता है, इनसे मैग्नेट्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम बेटा जी इस चैप्टर में पैरामैग्नेटिज्म, डाया, फेरा ये सब पढ़ेंगे, बट वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले की चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, अभी किसका आया बेटा जी, बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आया है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इस बार मैग्नेट वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा कि भाई ये जो बार मैग्नेट है इससे फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, आयरन फिलिंग ली। ठीक है, आयरन फिलिंग ली, और शीट के नीचे क्या है भैया, हमने एक मतलब हमने सबसे पहले एक आयरन बार लिया, आयरन बार ली, एक आप बोलो कि मैग्नेट लिया हमने। ठीक है, एक बार मैग्नेट लिया हमने, एक शॉर्ट बार मैग्नेट हमने ले लिया, उसके ऊपर हमने एक शीट रख दी।
ठीक है, क्या रख दी बेटा जी, हमने एक शीट रख दी, और शीट किसकी थी, शीट ऑफ ग्लास, ठीक है, ओवर ए शॉर्ट बार मैग्नेट, और उसके ऊपर क्या किया, आयरन फिलिंग्स को बरसा दिया। तो आपको कुछ ऐसी जो है लाइंस मिली, ऐसी जो है कुछ लाइंस मिली। अगर यहाँ पे क्लियरली विजिबल ना हो तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी से देख सकते हैं कि फील्ड लाइंस की शेप कुछ ऐसे थी, ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे, ये कलर भी शायद विजिबल ना हो जो मैंने बनाया इसके ऊपर, ऐसे थी बेटा जी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पैटर्न देखा सबसे पहले, यहाँ पे इन्होंने क्या देखा बेटा जी, पैटर्न, द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग सजेस्ट दैट द मैग्नेट हैज टू पोल्स, मतलब इससे यही पता लग रहा है कि इसके पास दो पोल हैं, इसके पास यहां से पता लग रहा है कि इसके पास दो पोल्स है बेटा जी, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के, वैसे ही बार मैग्नेट को आप मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं, जिसके अंदर दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, इसकी भी अपनी एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ आप बोलोगे इक्वल एंड अपोजिट बोल सकते हो, क्योंकि एक से फील्ड निकल रहा होगा और एक से फील्ड एंटर कर रहा होगा, ठीक है। चलो, तो एक पोल को क्या बोला जाएगा, नॉर्थ बोला गया, और दूसरे को क्या बोला गया बेटा जी, साउथ बोला गया। और वही बात कि जब इसको फ्रीली सस्पेंड किया गया तो ये पोल क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ में ही जाके अटकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके का सिमिलर पैटर्न हमें मिलता है अगर हमें करंट कैरिंग सोलेनोइड लें, तो उसकी वजह से भी हमें इस तरीके का ही सिमिलर पैटर्न मिलता है। ए सिमिलर पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग इज ऑब्जर्व्ड अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है बेटा। ओके, आगे इसमें और क्या है ऐसा पढ़ने का, बाकी वही है यार, ये आइंस्टाइन जी ने शुरुआत करी थी, मतलब उनके किसी रिश्तेदार ने इनको मैग्नेट दिया तो वो खेलते रहे थे, बस वो चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, उनसे हमें क्या ही लेना देना, मतलब इन बातों से, हिस्ट्री से हमें क्या लेना। एनसीईआरटी उतनी पढ़नी है भाई जितनी हमारे बोर्ड एग्जाम में नीट लेवल पे काम आने वाली है, ठीक है। आगे बोल रहा है, तो ये तो हमने बता ही दिया कि भाई इसके कितने पोल होने वाले हैं, ये अच्छा ये दो बार लगा दिया क्या हमने, हाँ ये यहाँ पे था, तो ये तो हो चुका है बेटा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, आगे आ जाता है बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बार मैग्नेट है, जैसे ये बार मैग्नेट है, इसमें आपने लिखा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। होता क्या है कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, और अंदर इस तरीके से चलती हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं भाई, हमेशा बार मैग्नेट के बाहर से जो नॉर्थ साउथ है, मतलब वहां पे हो क्या रहा होता है कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ में फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में एंटर करती है, आउटसाइड द बार मैग्नेट हम बात कर रहे हैं, बट इनसाइड देखो साउथ से नॉर्थ चल रही है, ये चीज याद रखना। दूसरी बात ये क्या बना रही है भाई, लूप बना रही है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ में एंटर करके ऐसे चल रही है, चलती जा रही है ना। ओके चलो, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरीके से आप बोलोगे यार इमेजिनरी ही है, इनको फील कैसे किया जा सकता है, अभी फील किया तो है हमने, यहाँ पे अभी फील किया तो है कि एक बार मैग्नेट लिया और उस बार मैग्नेट के ऊपर हमने ग्लास की शीट रखी और उसके ऊपर लोहे का जो पाउडर है वो बरसा दिया, ठीक है। जैसे ही लोहे का पाउडर उसके ऊपर बरसाया आप लोगों ने तो कुछ शेप ऐसी मिली, है ना। तो ये फील्ड लाइंस ही है, क्या है बेटा जी, ये फील्ड लाइंस ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही बात है कि भाई इमेजिनरी होती है, इनके इफेक्ट को फील किया जा सकता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर विजुअल एंड इंट्यूटिव रियलाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब यार सिंपल है कि ये आप हाइपोथेटिकल बोल सकते हो, और विजिबल तो बस जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तभी होती है आपको, नहीं तो उससे पहले इसका इफेक्ट ही दिखता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को देखनी है, जैसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या बनाती है बेटा जी, क्लोज लूप बनाती है, जो अभी मैंने बताया भी आप लोगों को, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। बट आपने देखा होगा हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसमें क्या था, पॉजिटिव से फील्ड निकलता है और नेगेटिव पे एंटर कर जाता, बात खत्म होती है, बट वो लूप नहीं बनाते, बट यहाँ पे ये लूप बनाते हैं, नीचे वही बात इसने बोली, ठीक है। ओके, दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर दीज फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज और एस्केप टू इन्फिनिटी। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से चलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी और अंदर साउथ से नॉर्थ चलेंगी, तो ये क्लोज लूप बना रही होंगी,
चलो ठीक है, ये कुछ शेप्स हैं, अभी के लिए देख लो, इनका आगे भी यूज होगा, अभी के लिए एक बार देख लो। ये आप लोगों ने एक बार मैग्नेट लिया हुआ है जिसकी कुछ शेप्स हैं बेटा, ठीक है, और यहाँ पे एक करंट कैरिंग फाइनाइट सोलिनॉइड हमने लिया हुआ है, ये उसकी वजह से फील्ड बना हुआ है, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, उसकी वजह से जो फील्ड बना हुआ है वो देखा है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये इमेजेस देखो, इनका आगे यूज होगा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म वाले केस में, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। जैसे मैंने फील्ड की लाइन के बारे में भी तुम्हें पढ़ाया था और उसमें भी बताया था कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो उस पॉइंट पे तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, वैसा ही यहाँ पे होता है, ठीक है। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो फील्ड लाइंस पे, ठीक है, जहां पे भी आप ड्रॉ कर रहे हो टेंजेंट, तो वहां पे आप लोगों को बी मिल जाता है और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये बातें तुम्हें देखी दिखाई और सुनी सुनाई नहीं लग रही भाई, क्योंकि यही चीजें हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ी थी, ठीक है। तो ये बोल रहा है लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, मान लो कोई एरिया है, तो यहाँ से बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं, यहाँ से बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं, और एक एरिया ये है जहाँ से सिर्फ 2 फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं। तो जहां से फील्ड लाइंस ज्यादा जा रही हैं वहां पे मैग्नीट्यूड जो है फील्ड का ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा बेटा जी, ठीक है, ओके। तो यही, अब अगर मैं तुम्हें 5.2a फिगर दिखाऊं, यहाँ पे देखो 5.2a, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक एरिया हमने लिया जिसमें नंबर 1 लिखा हमने, तो दो फील्ड लाइन और तीसरी लगभग टच करके जा रही है, और दूसरा अगर देखें तो वहां से फील्ड लाइंस निकल ही नहीं रही है। तो यहाँ के आधार पे आप बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला बी इज लार्जर अराउंड द रीजन सेकंड देन इन द रीजन फर्स्ट। एक मिनट, ये कुछ उल्टा बोल गया क्या? अच्छा, ओके, ये बोल रहा है कि अगर हम इसको देखें तो इस इमेज में तुम्हें एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये है। 5.2 ए की बात कर रहे हैं या बी की बात कर रहा है? पहले ये देख लेते हैं, ये बात कर रहा है 5.2 ए की, बी इज लार्जर अराउंड द रीजन सेकंड देन इन रीजन 2। मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे देखो यार, फील्ड लाइन सिर्फ 2 निकल के जा रही है, यहाँ पे अगर हम कोई रीजन कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी लाइंस होंगी। तो आपको सिंपल एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां से फील्ड लाइंस ज्यादा निकल के जा रही होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पे फील्ड लाइंस कम होंगी तो वहां पे कम होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इफ दे डिड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे यार इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि मान लो अगर 2 फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप इसकी वजह से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, इसकी वजह से भी कर रहे हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तुम्हें 2 फील्ड मिल गई, मतलब 2 डायरेक्शन मिल गई, तो भाई वो यूनिक नहीं होने वाली ना डायरेक्शन। तो इसलिए आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली बेटा जी, ठीक है। तो फील्ड लाइंस मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई। अब आ जाते हैं बेटा जी किसके ऊपर, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। अब किस पे आ जाते हैं बेटा जी, अब आ जाते हैं बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, ठीक है। यार इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, वो चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को याद होना चाहिए, और उसमें बायट-सेवर्ट्स लॉ की जो पहली एप्लीकेशन है, और एक ही एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में है, करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे आपने फील्ड निकाला था, वो वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये बोल क्या रहा है कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनोइड, ठीक है। सबसे पहले यार मैं आप लोगों को 2 चीजें बताता हूं। एक बार मैग्नेट आप लोगे, ठीक है, आप एक बार मैग्नेट लोगे, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, यहाँ की पोल स्ट्रेंथ आप बोलोगे कुछ भी m है, यहाँ की पोल स्ट्रेंथ आप बोलोगे कुछ भी m है। तो इसका एक्सिस बनाओगे, सबसे पहले आप इसका एक्सिस बना दोगे, और इस एक्सिस पे आप पॉइंट P पे फील्ड निकालना चाहते हो, ये इसका सेंटर हम मान लेंगे, तो यहाँ से यहाँ कुछ भी आप डिस्टेंस लिख सकते हो, मान लो ये r है, और अगर इस पोल से हम लिखेंगे तो ये r माइनस, अगर इसकी लेंथ, अगर टोटल लेंथ अगर 2a मान रहे हो, टोटल लेंथ, तो ये a है इधर और ये a है, इसका मतलब ये r माइनस a हो गया, और ये टोटल कितनी होगी बेटा जी, r प्लस में a। तो ये जो है, ये आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे तुमने फील्ड निकाल दिया था ना भाई साहब।
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता था, जब आप फील्ड लिखते थे शॉर्ट डाइपोल के लिए तो आप लिखते थे 2kp बाय में आर क्यूब लिखते थे। मीन्स आप लोग ऐसे लिखते थे, एक्सीएल का मैं केस बोल रहा हूँ बेटा, एक्सीएल का। तो वो क्या था 2kp बाय में आर क्यूब, वो था 2k की जगह हो गया बेटा जी क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहां पे हो गया p। ठीक है, यहां पे हो गया p। अब होगा क्या, अब होगा क्या, हम पढ़ रहे हैं अब मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो k होता है वो म्यू नॉट होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है हमारे पास। मतलब यहाँ पे जो हम कॉन्स्टेंट यूज करते हैं वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज करते हैं। और 2 आएगा ही आएगा, साथ में जो p है वो m से शो होगा यहाँ पे, और नीचे ये r क्यूब रहेगा। तो ये जो होता है ये होता है डाइपोल के मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब बार मैग्नेट के एक्सिस पे अगर हम फील्ड निकालते हैं तो ये होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों को डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, क्वालिटेटिव आइडिया हमें पढ़ना है। ओके चलो, तो सर ये क्यों पढ़ाया बेटा, इन्होंने बोला ना कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड बताना है तुम्हें। तो बार मैग्नेट के एक्सिस पे फील्ड कितना होता है वो पता होना चाहिए ना, पहले तो पता तुम्हें इक्वेटोरियल का भी पता होना चाहिए, बट एक्सियल वाले से काम चल जाएगा। तो हमने उसके एक्सिस पे जो फील्ड होता है वो लिख दिया। ठीक है ओके, अब हम क्या करते हैं, जो हमने हमने क्या किया बेटा जी, हमने क्या किया, अरे एक मिनट, यहाँ पे पेज ऐड करते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या किया, हमने जो बायट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन थी, बायट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन कौन सी थी कि करंट कैरिंग एक कॉइल होगी, सर्कुलर कॉइल, और उसके एक्सिस पे तुम्हें फील्ड लिखना होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कैसे था, वो था बेटा जी, वो था B इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस था, नीचे था बेटा जी 2, यहां पे था बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और यहां पे था 3/2। ठीक है, ये एक सिंगल कॉइल के लिए था। ये किसके लिए था बेटा जी, एक सिंगल कॉइल के लिए था। अब ये बोल रहे हैं कि भाई बार मैग्नेट जो है वो सोलिनॉइड की तरह है, या सोलिनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह, वो प्रूफ करो। तो आप क्या करो, सोलिनॉइड में तो यार बहुत सारे टर्न्स होते हैं ना, सोलिनॉइड में तो बहुत सारे क्या होते हैं, टर्न्स होते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, है ना। तो हमने एक की वजह से लिख लिया, और ऐसे ही अगर मैं टर्न्स लेके सोलिनॉइड को अगर लेके फील्ड लिखूं उसके एक्सिस पे, भाई वो दूर से तो ऐसे लगेगा जैसे एक ही कॉइल को हम एज्यूम कर रहे हैं। भाई बहुत बड़ा, मान लो हमने ये ऐसे सोलिनॉइड बना लिया, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है, मैं बहुत दूर पे जाके फील्ड की बात कर रहा हूं, तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको एक टर्न के लिए, एक सर्कल के लिए फील्ड निकालना आता है। अब हम बहुत ज्यादा दूर जाके बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर जाके बात कर रहे हैं, तो मतलब x जो है बहुत बड़ा हो गया किससे, कैपिटल R से, रेडियस से। तो ये बनेगा b इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। हम इसको कैंसिल कहाँ से करेंगे, सिर्फ नीचे वाले पॉइंट से, इक्वेशन से। तो ये हो गया 2, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ गई पावर 3/2। तो ये इससे कट बेटा, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, नीचे है आप लोगों के पास 2x क्यूब है। ठीक है, क्या है बेटा जी, 2x क्यूब है। जो आई आर स्क्वायर है वो कौन है भाई, वो एरिया है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि भाई, एक मिनट, आई आर स्क्वायर नहीं एरिया, एक मिनट एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, देखिएगा मिस्टेक हुई नहीं है, मतलब मिस हुई है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, म्यू नॉट लिखा, आई लिखा, यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और नीचे भी पाई को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नीचे भी पाई को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया बन चुका है, साथ में है करंट, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास क्या, म्यू नॉट एम। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लास्ट लेक्चर में चैप्टर में पढ़ा था आई ए होता है। अगर बहुत सारी टर्न्स की बात भी करेंगे तब भी आप लोग एम को NIA लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर सोलिनॉइड ले भी रहे हो, मान रहे हो, तब भी क्या दिक्कत है यार, एम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नीचे बना 2πx क्यूब, नीचे बना 2πx क्यूब। अब हम क्या करते हैं यार, ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा म्यू नॉट 2m, नीचे बन जाएगा 4πx क्यूब। ठीक है,
तो ये वही तो एग्जाम्पल हुआ जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस पे निकाला था, है ना। उसी तरीके से है ये भी, देखो ये वहां पे क्या था 2kp बाय में आर क्यूब था, मीन्स आपने 2p बाय में 4πε0 आर क्यूब लिखा था वहां पे, तो वही तो चीज करिए यहाँ पे 2 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे 1/4πε0 कॉन्स्टेंट है, ये m है ये p है, ये एक्स क्यूब की जगह आर क्यूब वो तो नाम है। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा जी ये हमने किसके लिए निकाला, ये हमने जब एक सोलिनॉइड ले लिया उससे बहुत दूर जाके हमने फील्ड निकाला उसके एक्सिस पे, तो मुझे ये फॉर्मूला मिला है। और यही फॉर्मूला क्या तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है, यही फॉर्मूला क्या तुम्हें यहाँ पे भी मिल रहा है, मैग्नेट के एक्सिस पे भी 2 म्यू नॉट टाइम अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या क्यों आ रहा है सर, अरे भाई इस डिस्टेंस को आर नाम दिया है, इस फिगर में हमने उस डिस्टेंस को एक्स नाम दे दिया, बात कोई दिक्कत वाली थोड़ा है, वो तो नाम है कुछ भी हो सकता है, एक्स भी रख सकते हो आर भी रख सकते थे। तो 2 म्यू नॉट 2m अपॉन में 4 पाई एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी तो वही है भाई म्यू नॉट 2m अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, वही एक्स या आर, ठीक है। तो इसका मतलब जो है आप बोल सकते हैं कि यही फॉर्मूला जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस बार मैग्नेट के एक्सिस पे आएगा, यही सोलेनॉइड को जब आप यूज करोगे तो उसके एक्सिस पे भी आने वाला है। आपको सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी पढ़नी है, कोई डेरिवेशन नहीं करनी है बेटा, ठीक है। और यही बात इन्होंने बोली है यहाँ पे, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, साथ में है 2m, साथ में है 2m, नीचे है एक्स क्यूब जिसको ये आर नाम दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके समझ में आया बेटा जी, समझ में आया या नहीं आया। और ये जो फील्ड मिलेगा हमें, ये हमें कैसे मिलता है, दिस इज ऑल्सो द फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बहुत दूर हम एक्सियल पे जाके देख रहे हैं, और फिर बार मैग्नेट विच वन में ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली, इसको आप एक्सपेरिमेंटली भी ला सकते हैं, ठीक है, इसको आप एक्सपेरिमेंटली भी ला सकते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़े भाई। तो यहाँ पे ये जो कहानी लिखी है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड में आप लोगों को बस ये बताना है कि अगर हम किसी बार मैग्नेट के एक्सिस पे फील्ड निकालें तो इतना आने वाला है। सिमिलरली अगर हम सोलिनॉइड को कंसीडर करके 1 टन की वजह से फील्ड निकालते हैं, फिर बाकी टर्न्स को भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फील्ड सेम ही आ रहा होता है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है बेटा। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो द बार मैग्नेट एंड ए सोलिनॉइड प्रोड्यूस सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड, कि जो बार मैग्नेट है और सोलिनॉइड है वो सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल निकल रहा होता है, उसी तरीके से इसमें से साउथ पोल निकल रहा होता है ना, तो इसमें भी मतलब सोलिनॉइड के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, सोलिनॉइड के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होने वाले हैं बेटा जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, एक तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे होंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने, लास्ट चैप्टर में, नॉट लेक्चर, चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें हमने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया था, जो कि क्या थी mb sin थीटा थी, हाँ mb sin थीटा थी, जिसको हमने लिखा था टाउ के ऊपर वेक्टर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये हमने लिखा था। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर, फिर से मैं लास्ट लेक्चर बोल रहा हूँ, लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, मतलब चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ लिया था। अब इन्होंने क्या बोला कि हमने एक डाइपोल रख दिया इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा डाइपोल क्या होगा, इसके पास भाई 2 पोल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट पोल होंगे, मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हो। तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल ले रखी है, क्या ले रखी है बेटा जी, एक मैग्नेटिक नीडल ले रखी है। यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि इधर एक बी जा रहा है, इधर क्या जा रहा है बेटा जी आप लोगों के पास, बी जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक आपने बार मैग्नेट बोलो या फिर एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, मैग्नेटिक नीडल में भी एक पोल नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। तो जैसे भाई पॉजिटिव चार्ज फोर्स को फील करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वैसे ही नॉर्थ पोल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड किसको फील करेगा, फोर्स को फील करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को, और ये वाला अपोजिट में फोर्स को फील करने वाला है, ठीक है। तो कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से यहाँ पे रोटेशन आएगा, टॉर्क हो जाएगा, है ना, जो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, पहले भी निकाला है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो आप ऑलरेडी लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि टाउ जो यहाँ पे होने वाला है वो m क्रॉस b होने वाला है। क्या होने वाला, टाउ m क्रॉस b होने वाला, मतलब टाउ इज mb sin थीटा होगा, ठीक है। अब आपने ये भी पढ़ा है पहले
क्योंकि देखो यार चैप्टर 4 से ये रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा बहुत चैप्टर 4 आना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं पूरा ही आना चाहिए, वैसे तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भी। तो इसने क्या बोला कि भाई ये जो टॉर्क होती है ना, ये जो टॉर्क होती है ये अपना पूरा ताकत लगाती है और ये चाहती है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है या यहाँ पे जो भी बार मैग्नेट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ जाए। ये इसका मतलब समझते हो तुम? इसका मतलब है कि इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है जो साउथ से नॉर्थ होती है वो इसके अलाइन हो जाए, ऐसे हो जाए। ठीक है, ये इसको करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो। तो अभी जब भी भाई आप टॉर्क देखते हो किसी भी मैग्नेटिक नीडल के ऊपर तो वो लगती है टाउ इज इक्वल टू एम बी से। कितने से लगती है बेटा जी? टाउ इज इक्वल टू एम बी से लगती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब मैंने बोला ना कि भाई ये इधर की तरफ भी चल सकती है क्योंकि टॉर्क इसको अलाइन करने की कोशिश करती है। दूसरा जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी जो कवर कर रही है वो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कवर कर रही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो एक तरीके से आप, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो एक तरीके से आप यहाँ पे। ठीक है, ओके, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल निकाला था, है ना भाई? एक डाइपोल को रख दिया था आपने, आपने टॉर्क पढ़ लिया था, पीई साइन थीटा लगती है, फिर उसके बाद आपने पी डॉट ई भी निकाला था, तो वो पोटेंशियल एनर्जी निकाला था माइनस वाला। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अब तुम्हें पता है यार कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल, अरे ये क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? वो होती है माइनस, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? वर्क डन। किसके द्वारा? किसके द्वारा आने वाला है बेटा ये यहाँ पे वर्क डन? वर्क डन आने वाला है इलेक्ट्रिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, ये हमने पढ़ा हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा लिखो, नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, क्योंकि इलेक्ट्रिक का तो फंडा ही खत्म है। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो जब हम इसको निकालते हैं बेटा जी, हम जब W कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा निकालते हैं तो आप इसको कैसे लिखोगे? मान लो यार ये थोड़ा सा आपने, क्या हुआ, आपने भाई इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, आपने इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया, मतलब थोड़े से एंगल से इसको चला दिया। तो आप इसमें लिखोगे कि भाई थोड़े से एंगल से अगर आप इसको चला रहे हो तो वर्क डन बाय, हम इसके द्वारा लिखना चाहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा लिखना चाहते हैं, तो वो भी थोड़ा सा वर्क डन होगा और वो होगा टॉर्क। कौन सी टॉर्क लग रही है भाई? भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर टॉर्क आ रही है, टॉर्क आ रही है भाई, टॉर्क लिख दी, डॉट लिखेंगे छोटा सा, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे W कंजर्वेटिव फोर्स के लिए निकालना है पूरा, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ऐसे लिख दूंगा। इसको ओपन करूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा? टाउ डी थीटा कोस थीटा लिखूंगा। अब बेटा जी जो टॉर्क है वो तो इस साइड है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो किस साइड है। जो टॉर्क है वो कैसे है? ये इसको ऐसे अलाइन करने की कोशिश करेगा भाई, ये टॉर्क जो है इसको ऐसे अलाइन करने की कोशिश करेगी, ऐसे, है ना? टॉर्क का फॉर्मूला है क्या? M क्रॉस B है। तो M किधर है? इधर है, साउथ से नॉर्थ चलेगा M, B इधर है, तो अंदर, मतलब ऐसे है अभी के लिए, अंदर है। लेकिन हमने इसको एक्स से घुमाया है, हमने इसको बाहर से थोड़ा ऐसे अपोजिट साइड में घुमाया है, अपोजिट साइड में घुमाया है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल इस कितना, थीटा जो है वो 180 डिग्री हुआ। 180 डिग्री हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा जी इंटीग्रेशन टाउ माइनस बाहर डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा का हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब टाउ तो तुम्हें पता ही है कि कितना होता है भाई, टाउ तुम्हें पता ही है कि पीई, सॉरी पी नहीं, एम भी साइन थीटा होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियली थीटा 1 था, यहाँ पे थीटा 2 था, थीटा 1 थीटा 2 ऐसे, ये हमने लिमिट लगा दी, आसान हो जाएगा काम। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बेटा, देखो डेरिवेशन पूरी नहीं करनी है, बस मैं समझाने के लिए करवा रहा हूं, तुम्हें तो सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ना और ये पढ़ना, बट मैं तुम्हें फिर भी बता रहा हूं कि ये हुआ कैसे है बेटा। ठीक है, हुआ कैसे है, तो आगे देखो, आपके पास आ चुका है, आपके पास आ चुका बेटा जी क्या, आपके पास आ चुका है W बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको आपने लिखा इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस बाहर है, टाउ की वैल्यू कितनी है MB साइन थीटा, और साथ में है डी थीटा। ठीक है, अब माइनस हो गया, ये M भाई फिक्स है, B फिक्स है, तो बदल रहा है सिर्फ एंगल, तो आप इसको लिख दो साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज कितना? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा
आप जब डिफरेंशिएशन साइन की करते हो तो कोस मिलता है, लेकिन आप इंटीग्रेशन जब साइन की करते हो तो माइनस कोस मिलता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम बी कोस थीटा 1 से थीटा 2, तो ये आ गया आप लोगों के पास एम बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा जी। ठीक है, अब तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप अकेले थोड़ा निकाल सकते हो, आपको तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, चेंज लिखोगे, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, और यहाँ पे ये कितने के बराबर था, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे माइनस कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना है, एम बी कोस थीटा 2 है माइनस कोस थीटा 1 है बेटा जी। ठीक है, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास चॉइस करने का एक तरीका होता है कि हाँ यार हम पोटेंशियल एनर्जी को किसी पॉइंट पे जीरो मान सकते हैं, करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि इनिशियल जो है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो उस टाइम पे थीटा 1 कितना होना चाहिए, उस टाइम पे थीटा 1 कितना होना चाहिए, बोले जल्दी से। तो उस टाइम पे आप थीटा 190 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे u फाइनल को मैंने u बोल दिया, तो ये बन गया u माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा 2 को मैंने थीटा का नाम दिया, वो जीरो हो गया है, तो ये बन गया u इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी बन चुका है बेटा। तो ये बड़ी सी डेरिवेशन है, आपको अगर चैप्टर फर्स्ट आता है, चैप्टर फोर्थ आता है, तो ये इजिली आपके दिमाग में बैठ गई होगी। बट इस चैप्टर में तुम्हें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बस यहाँ ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया बेटा? ये लिखा भी है कि चैप्टर 2 से हम ये सारे के सारे आइडियाज ले रहे हैं, चैप्टर 2 से हम सारे के सारे आइडियाज यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे आपने यहाँ पे u लिख लिया जो कि कितना है, माइनस एम डॉट बी है बेटा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कब यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और कब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। देखो, जब ये इक्विलिब्रियम में है तो आपके पास दो केस होते हैं। इक्विलिब्रियम में जब ये थीटा इज इक्वल टू 0 तब भी होगा, और जब थीटा इज इक्वल टू 180 तब भी होने वाला है बेटा जी। ठीक है, मतलब एम और बी के बीच में अगर सेम एंगल है तब भी होगा इक्विलिब्रियम में, और अगर अपोजिट एंगल है मतलब 180 का एंगल है वो तब भी होगा इक्विलिब्रियम में। बट वो स्टेबल अनस्टेबल का चक्कर होता है। स्टेबल का मतलब होता है कि जब हम मैग्नेटिक नीडल को या बार मैग्नेट को, ठीक है, या मैग्नेटिक डाइपोल को अगर उसकी जगह से हटाएं और वो उसी पोजीशन पर दोबारा आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो वो केस होता है आपका जीरो वाला बेटा। और अनस्टेबल का होता है कि हमने उसको उसकी पोजीशन से हटाया तो वो दूसरी पोजीशन पे चला गया, अपोजिट चला गया उसके, दोबारा उस पोजीशन पे ना आए, तो वो अनस्टेबल पोजीशन होगी। ये देखो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे अनस्टेबल होगा, क्योंकि cos 180 माइनस 1, तो एनर्जी उस टाइम पे पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो वो अनस्टेबल की कंडीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 तो माइनस एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उस टाइम पे, तो अब इसको मोस्ट स्टेबल कंडीशन बोलोगे। ठीक है, या पोजीशन बोलोगे। ओके बेटा, तो डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होता है, दो चीजों का ध्यान रखना है। टॉर्क होती है, किस तरीके से लगती है वो बता दोगे। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन आप किससे दे रहे होंगे, राइट हैंड थंब रूल से एम की तरफ करना है। क्योंकि देखो यार, जैसे ये साउथ नॉर्थ है, साउथ ये नॉर्थ है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में इनकी डाइपोल मूवमेंट चलती है जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में चलती है। ठीक है, तो एम जा रहा है उधर, बी किधर है, इधर की साइड, तो एम से बी अंगूठा अंदर है, तो टॉर्क बता रहा है। तो इस तरीके से डायरेक्शन आ गई। दूसरा आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है। तीसरा आपको पता होना चाहिए मोस्ट स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन या इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके है बेटा, जल्दी से बताओ इतनी चीजें। मेरे ख्याल से सभी को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। फटाफट से एक बार सभी बच्चे बताइए भाई, जल्दी से, 1 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लेते हैं। और 1 मिनट रुकिएगा, गोज लो कब आएगा बेटा, गोज लो भी तो आना चाहिए था हमारे पास, छोड़ तो नहीं दिया। चलो आगे आता होगा फिर तो, यस आगे ही आएगा, आगे ही आएगा। कुछ क्वेश्चन है बेटा, इनको निपटा लेते हैं। और मैंने बोला भी आप लोगों को कि भाई जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे सारों को मैं बीच बीच में ही करवा दूंगा आप लोगों को, मतलब जो सॉल्व एग्जाम्पल होंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अलग से करा दिए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो अलग से करा दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 5.1,
what happens if a bar magnet is cut into two pieces transverse to its length and along its length। मतलब ये बोल रहा है कि अगर मैं किसी बार मैग्नेट को लूं, अगर मैं किसी बार मैग्नेट को लूं और उसको मैं ऐसे कट कर दूं या ऐसे कट कर दूं, मतलब दो बार में, एक बार ऐसे कट कर रहा हूं, फिर से एक साबुत पूरा एक बार मैग्नेट ले रहा हूं और उसको ऐसे कट कर रहा हूं, तो क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। तोड़ने से क्या बनेगा? दो मैग्नेट ही बनेंगे, नॉर्थ साउथ पोल होंगे उनके पास, ठीक है। तो इन आइदर केस वन गेट टू मैग्नेट्स, मतलब किसी भी केस में अगर जब हम कट कर रहे हैं तो हमें दो मैग्नेट ही मिल रहे हैं, ठीक है। उसका एक नॉर्थ भी होगा और साउथ पोल भी होगा। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या जो स्ट्रेंथ है आप बोलोगे वो आधी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी बेटा जी? आधी हो जाएगी। जैसे कि आपके पास पी होता था, पी में क्या होता था? क्यू इंटू टू ए होता था। वैसे ही यहाँ पे होता है कैपिटल एम, बोलो पोल स्ट्रेंथ लिखते हैं, साथ में बीच की लेंथ लिख देते हैं। अगर आप उसको ऐसे कट कर रहे हो, लेंथ आधी कर रहे हो। अगर आप उसको ऐसे कट कर रहे हो तो आप एम आधा कर रहे हो, तो आपको हमेशा क्या मिल रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है, बट मैग्नेट तो मिल ही रहे हैं। आगे बोल रहा है ए मैग्नेटाइज नीडल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क बट नो नेट फोर्स। मतलब भाई ये सिंपल सा फंडा है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक डाइपोल रख दिया था, तो वो इधर और इधर बराबर फोर्स को फील कर रहा था, है ना। तो नेट फोर्स जीरो हो रही थी बट टॉर्क तो थी। ऐसे ही कुछ यहाँ पे बोल दिया इसने कि एक मैग्नेटाइज नीडल है। मैग्नेटाइज नीडल का मतलब उसके अंदर डाइपोल मूवमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उसके अंदर है, ये इसने बात बोल दी है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं एक मैग्नेटाइज नीडल है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपीरियंस करती है टॉर्क बट कोई फोर्स नहीं लगती, क्योंकि भाई इधर और इधर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, दैट्स वाई इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं है, सिर्फ कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से टॉर्क आ रहा है। ओके, अब ये बोल रहा है एन आयरन नेल, मतलब लोहे की कील, नियर ए बार मैग्नेट however experience a force of attraction in addition to a torque, why ये आप लोगों को बोला जा रहा है। तो पहले इनका आंसर समझते हैं, देखते हैं, फिर मैं अपना जो आंसर है वो तुम्हें बताता हूं। इन्होंने बोला नो फोर्स इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म, वो तो कॉमन सी फोर्स बात है भाई। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इधर की फोर्स और इधर की फोर्स बराबर होंगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, दैट्स वाई कोई भी फोर्स आप लोग नहीं फील करोगे। बट आयरन नेल एक्सपीरियंस कर रही है एक फोर्स, तो किसके पास रखी है भाई? आयरन नेल नियर ए बार मैग्नेट रखी है। बार मैग्नेट से जो फील्ड होता है बेटा, बार मैग्नेट से जो फील्ड होता है वो जस्ट लाइक दिस होता है। बार मैग्नेट का फील्ड बना देते हैं एक बार पहले। ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इससे फील्ड लाइंस बाहर चलती हैं, इससे ऐसे अंदर चलती है ना, इससे भी ऐसे अंदर चलती है, ठीक है, ऐसे अंदर, और ऐसे बहुत सारे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टच मत करना, ऐसे बना सकते हैं, ओके। तो आप लोग देखो उसने क्या बोला है। उसने बोला है कि भाई यहां पे हम एक आयरन नेल को अगर रख दें, कि अगर एक आयरन कील को रख दें, ठीक है, लोहे की कील को अगर रख दें, तो उसमें क्या हो रहा है, वो एक अट्रैक्शन फील कर रही है। भाई इसकी वजह से जो फील्ड है, जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। यहाँ पे फील्ड लाइंस कम होंगी, दूर दूर होंगी, तो साइड में कहीं पे भी अगर वो है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तो फोर्स लगनी ही है और साथ में टॉर्क भी लगनी है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। ओके, लेकिन वो बोल रहा है कि अट्रैक्शन क्यों हुआ, वो बोल रहा है कि अट्रैक्शन क्यों हुआ भाई साहब, ये उसने बोला है, ठीक है, ये उसने बोल दिया है। अब ध्यान से देखना आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है देयर इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट इन द नेल, क्योंकि भाई आप लोहे की चीज को रख रहे हो, लोहे की चीज को रख रहे हो, लोहा जो है, आयरन कील जो है भाई, उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि वो एक फेरोमैग्नेट है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसको हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। मतलब नेल के अंदर ऐसे डाइपोल बन जाएंगी, तो एन एस और एन, है ना। तो इन्होंने वही बोला देयर इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट इन द नेल, देयरफॉर इट एक्सपीरियंस बोथ फोर्स एंड टॉर्क। द नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव बिकॉज द इंड्यूस्ड साउथ पोल इन द नेल इज क्लोजर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। भाई इसने ये बोला ना कि अट्रैक्शन फील कर रहा है, वो अट्रैक्शन तब फील कर सकता है, इसका मतलब ये है कि यहां पे इस कील के अंदर, इस कील के अंदर दिख रही है, हाँ, इस कील के अंदर भाई जो डाइपोल मूवमेंट बनी है, तो उसमें ये साउथ ये नॉर्थ है,
और अट्रैक्शन अगर बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि साउथ पोल नॉर्थ के पास होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं इधर साइड में रखा होगा, वो साउथ और नॉर्थ पास होंगे तभी तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, समझ में आई भाई बात? अब क्लियर है या नहीं है? तो ये है इसका बी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट क्या कहता है बेटा? सी पार्ट कहता है मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। भाई ये जरूरी है क्या? क्या सबके पास नॉर्थ साउथ पोल होना जरूरी है? नहीं भाई, जरूरी थोड़ा है, नहीं ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। सर इसका कोई एक केस तो बता दो। अरे भाई दे रखा है इन्होंने, व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क ने टोरॉइड। अब टोरॉइड में क्या होता है? टोरॉइड में क्या होता है कि बीच में फील्ड होता है, सारा चलता रहता है भाई, चलता रहता है। इसमें कोई तुम्हें पता होता है कहाँ पे नॉर्थ है कहाँ पे साउथ है? क्या उनके बीच की पोल के बीच का डिस्टेंस है? कुछ नहीं पता तुम्हें, कुछ नहीं पता ना। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल, नॉट नेसेसरी, ट्रू ओनली इफ द सोर्स ऑफ द फील्ड हैज ए नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। इनके पास तो नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है भाई? इनके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे और यहाँ पे जो पोल अगर हम लें उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, और पोल ही नहीं पता नॉर्थ साउथ कहाँ होते हैं, उसके बीच में सिर्फ ये पता कि फील्ड चल रहा है, तो इसका मतलब पोल नॉर्थ साउथ एक ही जगह है, तो अब यहाँ की मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है? मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव ए नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो आप बोलोगे नहीं, जरूरी नहीं है, ट्रू ओनली इफ द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हैज ए नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। दिस इज नॉट सो फॉर ए टोरॉइड और इवन फॉर ए स्ट्रेट इनफाइनाइट कंडक्टर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया भाई? हर एक के पास नॉर्थ साउथ होना जरूरी है? नहीं जरूरी है, ये सिर्फ ट्रू है उन बातों के लिए उनके पास होना चाहिए जिनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जीरो नहीं होती है। तो आप बोल रहे हैं इसका मतलब टोरॉइड में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा आगे डी क्या बोल रहा है। इन्होंने बोला टू आइडेंटिकल लुकिंग आयरन बार्स हैं ए एंड बी, आइडेंटिकल लुकिंग है, एक जैसे दिखते हैं, आयरन बार्स हैं ए एंड बी आर गिवन वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज, मतलब उनमें दोनों में से एक मैग्नेटाइज्ड है, ये भी बोल दिया है। और हाउ वुड वन सर्टेन्स वेदर और नॉट बोथ द मैग्नेटाइज्ड, इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज्ड हाउ डज वन ascertains which one use nothing else but the bar A and B। चलो ये बोल रहा है कि आपके पास दो बार मैग्नेट्स है, मतलब आयरन बार है, एक ये बार है भाई, आइडेंटिकल है बिल्कुल। ठीक है, कैसे हैं? आइडेंटिकल है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल ऐसे हूबहू निकाल दिए इसमें से। ठीक है, ये दो है, ये दो है। ये बोल रहा है कि एक को मैंने ए बोला, एक को मैंने बी बोला। ठीक है, ये बोल रहा है कि इनमें से एक मैग्नेटाइज्ड है। ठीक है, ये बोला है ना इसने, देखो ध्यान से देखो, इन्होंने बोला है वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज्ड, इनमें से एक पक्का पता है कि मैग्नेटाइज्ड है, बट पता नहीं है कौन सा है, ए है या बी है। हाउ वुड वन असर्टेन वेदर और नॉट बोथ आर मैग्नेटाइज्ड इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज्ड, हाउ डज, मतलब ये बताना है कि कौन सा मैग्नेटाइज्ड है, ए है या बी है या सी है या डी है, कुछ भी, सी डी तो है ही नहीं है। चलो तो देखो यार, मान लो अगर मैं बोलूं कि ए मैग्नेटाइज्ड है, मैं मान लेता हूं कि अगर ए मैग्नेटाइज्ड है, पहला केस, अगर मैं पहला केस लूं और बोलूं कि ए मैग्नेटाइज्ड है, तो उसका मतलब क्या है कि ए के अंदर भाई साउथ नॉर्थ हैं, यस और नो, ए के अंदर साउथ नॉर्थ हैं, इसका मतलब तो क्योंकि मैग्नेटाइज्ड है तो डाइपोल मूवमेंट है उसके अंदर, और डाइपोल मूवमेंट है तो इसका मतलब साउथ नॉर्थ पोल है उसके पास। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसको पास में लाता हूं। देखा हमने कि जब हम इस एंड को इसके पास लेके आए तो इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, इसने इसको क्या कर लिया बेटा जी? अट्रैक्ट कर लिया, इसने इसको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसका दूसरा सिरा लाऊं फिर से, मतलब ये वाला सिरा अगर लाऊं इधर ऐसे, तो ये इसको अगर रिपेल कर दे, रिपेल कर दे, तो इसका मतलब ये उस टाइम पे भाई बी भी मैग्नेटाइज है, इसका मतलब तो ये है, क्योंकि हमने क्या पता ऐसे इस चीज को रख दिया हो कि भाई ये साउथ हो और ये नॉर्थ हो, तो अगर दूसरा सिरा अगर हम लाएं इसके पास, अगर ये इसको रिपेल कर दे तो इसका मतलब ये भी मैग्नेटाइज्ड है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि दोनों को कब मैग्नेटाइज बोला जा सकता है, अगर मान लो मैंने ए को मैग्नेटाइज बोल दिया, तो कॉमन सी बात है इसका एक सिरा अट्रैक्ट होगा दूसरा नहीं होगा। ठीक है,
अगर मान लो जब तुम दूसरा ही सिरा लेके आ रहे हो इधर ही, और वो कैसा हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, तो इसका मतलब तुम्हें पता नहीं लग रहा भाई ये, मतलब अब तुम कह सकते हो कि भाई इसका मतलब ये मैग्नेटाइज नहीं है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ये मैग्नेटाइज नहीं है क्योंकि इसके तो दोनों ही सिरे अट्रैक्ट हो गए यहां पे, इसके तो दोनों ही सिरे अट्रैक्ट हो गए यहां पे। तो सर हम ये भी कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ए ही मैग्नेटाइज्ड है, बी नहीं है? क्या पता ए लोहा हो और बी मैग्नेट हो, क्योंकि दोनों केस में यही तो होगा। अगर मान लो इसको मैग्नेटाइज बोलता तो कॉमन सी बात है, इसका ये सिरा भी चिपकता, ये सिरा भी चिपकता। ठीक है ना? तो हमें पता नहीं लगा अभी भी कि भाई कौन इनमें से अभी भी मैग्नेटाइज्ड है, कौन इनमें से अभी भी मैग्नेटाइज्ड है, क्योंकि अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ इसको पास लाए तो ये चिपक गया, दूसरा सिरा लाए वो भी चिपक गया। तो भाई कील को मैग्नेट के पास लेके जाओ, मैग्नेट को कील के पास लेके जाओ, तभी दोनों प्रोसेस होंगे। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन आयरन है और कौन मैग्नेट है। मैग्नेट मतलब कौन मैग्नेटाइज्ड है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका करते हैं, वो कैसे हो सकता है। देखो यार, देखो अगर मैं ऐसे ले आऊं, मान लो मैं ये इस तरीके से ला रहा हूं, बी को मान लो ए के पास इस तरीके से ला रहा हूं, तो ये इसको स्ट्रोंगली अटैच कर लेगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे लेके आ रहा हूं, एक बार यहां लेके आ रहा हूं, एक बार यहां और एक बार यहां, तो अगर मैं इसको यहां पे लेके आ रहा हूं तो ये इसको स्ट्रोंगली अटैच कर लेगा। ध्यान से देखो, ये इसको क्या कर लेगा, स्ट्रोंगली अटैच कर लेगा। अच्छा, मैं अगर इसको बीच में लेके आया, इस पोजीशन पे अगर बीच में लेके आया बेटा, तो इसको यहां पे कम अटैच कर रहा है ये, मतलब उतना शक्ति से इसको पकड़ नहीं रहा। ओके, और अगर मैं यहां पे लेके आया हूं तो ये इसको फिर से अटैच कर रहा है, ये इसको फिर से एकदम से स्ट्रोंगली अटैच कर, ये इसको फिर से स्ट्रोंगली अटैच कर रहा है। तो इसका मतलब ए उस टाइम पे क्या है, मैग्नेटाइज्ड है, हम ये बोल सकते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल हो। सर ये कैसे बता दिया आपने? अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई बार मैग्नेट है तो उसके पोल पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है फील्ड की, बीच में कम होती है। तो लोहा अगर इधर ज्यादा चिपक रहा है तो इधर भी ज्यादा चिपकेगा, बीच में कम चिपकेगा, कम अट्रैक्ट होगा। ठीक है बेटा, ओके। अगर मान लो तुम ये बोल देते कि ये लोहा होता और ये मैग्नेट होते, तो भाई लोहे पे तो मैग्नेट को कहीं पे भी चिपका लो, वो तो इक्वल स्ट्रेंथ से चिपकेगा। तो अब इस केस में बोल सकते हैं कि उस टाइम पे ए मैग्नेटाइज्ड है, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यस और नो? चलो चलो, तो वही बात बोली है इन्होंने, वही सारा कहानी यहाँ पे बोल दी है कि इसके बाद इन्होंने बोल दिया, इफ यू नोटिस दैट इन द मिडल ऑफ बी ए एक्सपीरियंस नो फोर्स देन बी इज मैग्नेटाइज्ड, इफ यू डू नॉट नोटिस एनी चेंज फ्रॉम द एंड ऑफ द मिडल ऑफ बी यू देन ए इज मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ए मैग्नेटाइज होगा उस टाइप पे, मतलब वो कंडीशन है, वो तुम्हें देखना है। सिंपल सा फंडा है भाई, मान लो अगर मैं ए को यहाँ पे रख रहा हूँ और बी को यहाँ पे रख रहा हूँ, बी को ऐसे चिपका चिपका के देख रहा हूँ, तो अगर बी सेम स्ट्रेंथ से सभी जगह चिपक रहा है तो उस टाइम पे ए हमारा क्या है, एक तरीके से ए भाई हमारा लोहा है। क्यों? क्योंकि भाई लोहा तो सेम स्ट्रेंथ से कहीं भी चिपक जाएगा। अगर मान लो ये बी को जब मैं यहाँ ला रहा हूँ, ये कम स्ट्रेंथ से चिपका, यहाँ से कम चिपक रहा है, अट्रैक्शन कम है, पावर कम है, तो उसका मतलब है कि भाई ये एक मैग्नेट है। समझे? अगर बराबर चिपक रहा है फिर वो लोहा है। तो ये तो कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ए और बी को आप मैग्नेटाइज्ड बोल सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ए और बी को मैग्नेटाइज्ड बोल सकते हैं बेटा जी। ठीक है, ठीक है, वही बात है कि वीक में क्या होगा, सेंट्रल रीजन जीरो होगा, दिस फैक्ट मे बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर ए और बी इज द मैग्नेट। ठीक है, तो वही बात है कि अगर ए के अकॉर्डिंग केस बन रहे हैं तो मतलब ए, मान लो आपने ए लिया और ए को ऐसे चेक कर करके देख रहे हो, और ए जो है सेम स्ट्रेंथ से सारी जगह चिपक रहा है, ए जो है सारी जगह से चिपक रहा है, मतलब ए को आपने नीचे रखा और वो बी के साथ हर एक पॉइंट पे सेम स्ट्रेंथ से चिपक रहा है, तो इसका मतलब बी जो है वही लोहा है। अगर ए जो है आपने लिया और वो सेम स्ट्रेंथ से सिर्फ सीरो पे चिपक रहा है, बीच में नहीं चिपक रहा है, तो इसका मतलब ए जो है वो क्या है, आयरन है, और बी उस टाइम पे मैग्नेट है। तो ये केस बनेगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एनालॉगी है। एनालॉगी तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है एम, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो पी से होता है। यहाँ हम जो इलेक्ट्रिक
पिछले चैप्टर में पढ़ के आए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई से शो होता है, यहाँ पे जो फील्ड है वो बी से शो होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्म कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पे वो किस तरीके से होता है, μ0/4 पाई से होता है, ठीक है बेटा। तो उसी आधार पे हम सारे फॉर्मूला को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमने किसके लिए लिखा है, ये हमने लिखा बेटा किसके लिए, ये हमने इक्वेटर के लिए लिखा है। किसी भी डाइपोल के इक्वेटर पे फील्ड जो होता है वो इस तरीके से होगा, और एक्सियल पे जो फील्ड होगा वो इस तरीके से होने वाला है। एक्सियल पे जो फील्ड होगा वो इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि आप पहले क्या लिखते हो, आप लिखते हो पहले KP बाय में R क्यूब, तो K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हो, यहाँ पे P लिखते हो, यहाँ पे R क्यूब लिखते हो, तो P तो क्या बनेगा भाई, P हमारे पास कितना है, M है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितना है इस चैप्टर में, μ0/4 पाई है, बाकी तो R क्यूब है। तो ये एक्स इक्वेटोरियल का ही तो केस हुआ, ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो, ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ एनालॉजी है बेटा, डाइपोल मोमेंट की, इक्वेटोरियल की, एक्सियल की, एक्सटर्नल फील्ड टॉर्क की और एनर्जी की, ये सब आपको एक बार से पता होनी चाहिए। फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ नोटेशन का फर्क है, लगभग फॉर्मूलाज और जो वैल्यूज है, मतलब जो एक्सप्रेशन बन रहे हैं वो सेम तरीके के हैं, तो ये आपको जरूर से याद हो। करने वाले हैं बेटा जी, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.2। ओके, तो इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया आप लोगों को, फिगर शोज ए स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल P प्लेस्ड एट पॉइंट O, मतलब एक मैग्नेटाइज्ड नीडल है बेटा जी P, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैग्नेटाइज्ड नीडल आप लोगों के पास जिसका नाम P है, और ये कहाँ पे रखी है, एक O पॉइंट पे रख दी है ना। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, ये एरो जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट आप लोगों की साउथ से नॉर्थ चलती है ना। आगे बोल रहा है द अदर एरो शोज डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड नीडल, मतलब जो ये दूसरे एरो हैं, ये एक और हमने उसी टाइप की नीडल ली जिसका नाम Q रखा, और उसको अलग अलग पोजीशन पे रखा। जैसे 1 पे रखा तो Q1 पोजीशन बन गई, 2 पे रखा तो Q2 पोजीशन बन गई, 3 पे रखा तो Q3 पोजीशन बन गई, Q4 पे रखा तो Q4 पोजीशन बन गई, ठीक है। अब ये चीज रख दी है, देखो जब इसने बोला कि यहाँ पे एक मैग्नेटाइज्ड नीडल है, तो यहाँ पे मैग्नेटाइज्ड नीडल हम ऐसे बना दे, ये इसका नॉर्थ बना दे और ये इसका साउथ। नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं बेटा जी, है ना, यही है। बस आपको ये कट नहीं करनी है, इंटरसेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। ओके, यहाँ से ऐसे निकल के ऐसे आ रहा होगा फील्ड, ऐसे एंटर कर रहा होगा साउथ में, यहाँ से भी ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है ए में कि इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यार जब भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसके लिए आप सिर्फ सिंपली आप क्या करिए, टॉर्क ढूंढिए। क्या ढूंढिए बेटा जी, टॉर्क। टॉर्क अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा जी एम बी साइन थीटा, मींस एम एंड बी के बीच में एंगल 0 और 180 के अलावा मान लो अगर तुमने 90 रख दिया, तो वो वाली कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों की नॉट इन इक्विलिब्रियम की है। मान लो ये नीडल तो बता दी थी, अब ये दूसरी नीडल जब ला रहा है और उसको Q1 पे रख रहा है, तो उसका M इस साइड होगा, साउथ से नॉर्थ, क्योंकि एरो इधर है तो इस साइड होगा। फील्ड ऐसे है, फील्ड ऐसे है तो 90 डिग्री, तो उस टाइम पे टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इसका मतलब आप बोलोगे जब Q1 पे रखा दूसरी नीडल को, P वाली तो रखी हुई है, तो PQ1 जो है वो PQ1 जो है वो एक कैसी हो गई, वो नॉट इन इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन हो गई। सिमिलरली अगर P और Q2 देखें, Q2 ये रहा, तो ये जो है ये आप लोगों के पास नॉट इन इक्विलिब्रियम आ रहा है। किसमें आ रहा है बेटा जी, ये नॉट इन इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी आप सभी को। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है बेटा इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इज इन स्टेबल एंड अनस्टेबल। भाई सिस्टम स्टेबल एंड स्टेबल बताना है आप लोगों को, ठीक है। सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल बताना है, तो मतलब उस टाइम पे आप लोग ये बोलोगे कि एक तरीके से उसके ऊपर टॉर्क 0 लगे। बट स्टेबल अनस्टेबल बता सकते हो आप एनर्जी वाले फॉर्मूले से बहुत अच्छे से। माइनस एम बी कोस थीटा होता है, माइनस एम बी कोस थीटा होता है।
अगर u जो है वो नेगेटिव आ जाए और u जो है वो पॉजिटिव आ जाए, तो बेटा जी ये आपका क्या होगा, ये आप लोगों का होने वाला है इक्विलिब्रियम। बट कौन सा, जहां नेगेटिव है वो स्टेबल, वो आ जाएगा आपका स्टेबल कॉन्फिग इक्विलिब्रियम, और ये अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल। तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो सभी बच्चे, माइनस एम बी कोस थीटा में अगर थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो ये स्टेबल होगा। थीटा अगर कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, cos 180 इज -1, तो ये हो जाएगा आपका अनस्टेबल। ये हो जाएगा आप लोगों का अनस्टेबल, है ना। मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, ये नहीं है कि बस क्वेश्चन बीच में आ गए तो भाई इसको खींच दो, बस कर दो, टेम्परेरी काम कर दो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। तो ये बोल रहा है अभी स्टेबल अनस्टेबल कौन सी पोजीशन होने वाली है। भाई थीटा ढूंढो जिसमें सेम डायरेक्शन में है। देखो यहाँ से फील्ड ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, तो यहाँ से फील्ड ऐसे चल रहा है, इसी साइड इसका एम भी होगा, तो इसका मतलब Q3 P Q3 जो कॉन्फ़िगरेशन हुई वो, साथ में बेटा जी यहाँ से ये ऐसे एंटर कर रहा है ऊपर की तरफ, Q6 का नीडल ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे थीटा 0 होगा, तो PQ6, तो ये है हमारी स्टेबल के लिए, ये है हमारी बेटा जी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंडीशन, है ना, कॉन्फ़िगरेशन मतलब। और बाकी कौन है, अनस्टेबल ये हो सकता है क्योंकि फील्ड नीचे आ रहा है, नीडल ऊपर है ना, तो यहाँ पे हो गया। और कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, फील्ड बाहर निकल रहा है, वो नीडल नीचे है, तो आप बोल सकते हो Q4 PQ4 कोमा PQ5, ये आपके अनस्टेबल है, ये आपके क्या है बेटा जी, अनस्टेबल रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट में ये पूछ रहा है विच कॉन्फ़िगरेशन कॉरस्पॉन्ड टू द लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी अमंग ऑल कॉन्फ़िगरेशन शोन, ठीक है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उनमें से आपको बताना है कि किसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने, सब कुछ आपके सामने, तो बता ही सकते हो। तो तीसरा आपको बताना है, एक बार इनको मैच कर लेते हैं, स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल देखो PQ1 PQ2 जो आपका नॉट इन इक्विलिब्रियम है, P3 PQ3 और PQ6 स्टेबल है, देखो PQ3 P6 इज स्टेबल है, और P5 और PQ4 अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। ये PQ6 कैसे आ रहा है, जरूर से ट्राई करना, बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसका हो जाए तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना या डन लिख देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा जी, मैग्नेटिज्म एंड गोज लॉ को, मैग्नेटिज्म एंड गोज लॉ को करते हैं। देखो यार गोस थ्योरम तुमने पढ़ी थी, गोस थ्योरम में क्या था कि आप जब क्लोज इंटीग्रेशन लिख रहे थे और ई डॉट डी एस कर रहे थे, तो वो आप किसके बराबर लिख रहे थे, क्यू एन क्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नोट के बराबर लिख रहे थे, ये लिख रहे थे, यस और नो, हाँ जी। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भाई जो ये क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस है, ये इसके बराबर कैसे आता है, ये आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ से हमें फ्लक्स वगैरह का, इन सब का आइडिया हो जाता था। अब हमें करना है गोज लॉ को मैग्नेटिज्म की फॉर्म में। गोज लॉ मैग्नेटिज्म की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जाता है। ऐसा क्यों है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ये रही। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं यार, मैं नई एनसीईआरटी से तुम्हें करवा रहा हूँ, न्यू एनसीईआरटी से, रैशनलाइज एनसीईआरटी, तो उसमें फिगर 5.2 जो है ये 3 आना चाहिए था। अगर ये क्वेश्चन यहाँ इसमें अपनी थ्योरी में अगर 5.3 अगर मेंशन कर रहा है, हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें यहाँ पे 5.3 है और वहां पे भी 5.3 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब किसका, बार मैग्नेट के लिए, ये क्या है बेटा जी, मैग्नेटिक फील्ड है किसी बार मैग्नेट के लिए, और ये किसी सोलेनोइड के लिए, करंट कैरिंग सोलेनोइड के लिए है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव है, और मतलब ये किसी डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ओके, ठीक है। तो इस पे अभी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो जब आप फर्स्ट वाला केस ले रहे हो तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हो उतनी बाहर आ रही है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले केस को, मतलब ये एक एरिया आपने कंसीडर कर लिया है यहाँ पे, तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी बाहर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यही बोलता है कि एग्जामाइन द गॉसियन सरफेसेस रिप्रेजेंटेड बाय द 1 और 2, या तो फर्स्ट या 2, किसमें, फिगर 5.3 ए और 3 में भी। बोथ केसेस जो है हमें क्या बताते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है लिविंग हो रही हैं सरफेस से, बैलेंस बाय द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इट, मतलब जितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस से निकल के जा रही हैं उतनी तो एंटर कर रही थी, या जितनी एंटर कर रही है उतनी तो निकल के जा रही है, ठीक है।
समझ में आया? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, वो 0 है दोनों सरफेस के लिए। दोनों सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0 है, और ये किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू होने वाली बात है बेटा जी, ठीक है। दोनों ही सरफेस के लिए ट्रू होने वाली बात है। अब यहाँ पे कंसिडर करो, यहाँ पे कंसिडर करो, या ये कंसिडर करो, या ये कंसिडर करो, जितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस में एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर हो रही हैं। तो मतलब आप बोल सकते हो कि फील्ड लाइंस एंटरिंग और आउट, मतलब जो एग्जिट हो रही हैं वो बैलेंस हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स या नेट फ्लक्स जो हो रहा है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, वो 0 हो रहा है। तो हम गोज लॉ को अगर मैग्नेटिज्म में लिखेंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप इस फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पे फील्ड लाइंस गई हुई हैं, उसमें कोई एक हमने एरिया कंसीडर किया है, और उसमें एक छोटा सा एरिया हमने लिया, जिसमें से देखा फील्ड लाइन जितनी एंटर करी उतनी बाहर हुई। दैट्स वाई वही हमारा क्या आ रहा है भाई, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये बिल्कुल आसान है, कुछ ज्यादा इसमें आपको डेरिवेशन टाइप नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा ही ये रहने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें हो गई हैं, और याद रखना बस ये पॉइंट, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0 बेटा, ठीक है। आगे एक एग्जांपल आता है 5.3। क्या कहता है 5.3, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैनी ऑफ द डायग्राम्स गिवन इन फिगर 5.7, बहुत सारे डायग्राम यहाँ पे दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 डायग्राम है, 7 फिगर है आप लोगों के सामने, ओके। इसमें बोला गया है शो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो थिक लाइन से शो हो रही है। जैसे यहाँ पे थिक लाइन है, यहाँ पे थिक लाइन है, ये जो अंदर की थिक लाइंस है, ये थिक लाइन है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो कर रही है, ठीक है। रॉन्गली पॉइंट आउट व्हाट इज रॉन्ग विद देम। अगर आप रॉन्ग बता रहे हो तो बताओ भाई रॉन्ग क्यों है, ओके। सम ऑफ देम में डिस्क्राइब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कुछ इनमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को भी शो कर सकती हैं, ठीक है। पॉइंट आउट विच वंस, ठीक है बेटा। तो पहली फिगर देखो यार, ए फिगर देखो, क्या कभी भी फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएंगी? क्या कभी भी फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएंगी? यस और नो? ये तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप हमें लग रहा है, क्योंकि कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर है अगर चार्ज है तो उससे फील्ड लाइंस हर एक डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, तो ऐसा बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो नहीं करता, तो ये रोंग है। ये क्या है बेटा जी? रोंग होने वाला है। क्या होने वाला है? रोंग होने वाला है। अगर हम बी को देखें, बी को देखें, बी को देखें, तो यहाँ पे देखो यार, फील्ड लाइंस क्या है, जो थिक लाइन है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। तो भाई इसका मतलब ये भी रोंग रहने वाला है। ये भी क्या रहने वाला बेटा जी? रोंग रहने वाला है। क्लियर है? मैं चेक भी कर लेते हैं, कभी हम करते जाए, है ना। तो रोंग ही है बेटा। देखो कई बच्चे होंगे ना, सर आंसर तो दिखा दो, है ना। तो भाई ये रहा रोंग, ये भी है आप लोगों के पास रोंग है, ठीक है। क्योंकि वो हमारा पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है किसी चार्ज कंडक्टर के लिए, और दूसरे में वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। समझ में आया? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सी पे चलते हैं। सी ये रही बेटा। सी बेटा जी ये क्या है, एक आपने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें पढ़ा होगा, सोलिनॉइड पढ़ा होगा, यस और नो। तो उस सोलिनॉइड में आपने एक सर्कुलर भी सोलिनॉइड पढ़ा होगा, देखा होगा, सिर्फ टोरॉइड बोलते हैं उसको। तो टोरॉइड में क्या होता है कि करंट जाता है, अंदर की तरफ फील्ड लाइंस होती है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फील्ड लाइंस है यहाँ, ये बिल्कुल सही है, राइट है बेटा जी, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बातें? यस और नो? फटाफट से बताइए सभी बच्चे, फिर आगे की तरफ चलेंगे, बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा जी? सी के बाद डी पे आ जाओ। ये एक सोलिनॉइड है, स्ट्रेट सोलिनॉइड। तो फील्ड इसमें बीच में दिखाया गया, बट ये गलत है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, पढ़ा होगा ये। और साथ में आपने सोलिनॉइड के एंड पे जो है फील्ड पढ़ा होगा, जो कि 1/2 म्यू नॉट NI होता है। 1/2 म्यू नॉट NI होता है बेटा जी, है ना। तो भाई इन दोनों में आप लोग एक चीज देखो, ये है हमारे सोलिनॉइड के अंदर बीच में, ये सीरो पे होता है, तो यहाँ तो सीरो पे भी बराबर फील्ड दिखा रखा है, तो इसका मतलब ये गलत है। ये क्या आप लोगों का रोंग रहने वाला है? क्या रहने वाला है? रोंग। मतलब अभी हमारे पास सी और डी भी रोंग हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। सी नहीं, सी तो राइट हुआ ना हमारा, सी राइट हुआ है, डी हमारे पास रोंग हुआ है, डी हमारा रोंग हुआ है, ठीक है। चलो आगे क्या आता है बेटा? आगे आता है हमारे पास A B C D E आ गया, है ना।
तो ई जो एक बार मैग्नेट शो कर रहा है, इससे के इस सिरे से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इधर एंटर करे तो बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल राइट है बेटा। ओके, ये बिल्कुल राइट होने वाली है। ठीक है, इतनी बातें जल्दी से बताइए सभी बच्चे। अब उसके बाद आगे चलते हैं, डी ई के बाद एफ पे चलते हैं। तो यार यहाँ पे देखो फील्ड लाइंस क्या है, इधर भी दिखा रही है, इधर भी दिखा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ये तो नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो नहीं हो सकती, मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी क्लोज सरफेस अगर लेते हो तो फील्ड लाइंस बस निकल रही है, फील्ड लाइंस बस निकल रही है, तो ये गलत है, रॉन्ग रहेगा। ये क्या रहेगा बेटा जी, रॉन्ग रहने वाला है। ये क्या रहने वाला, रॉन्ग। यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये भी रॉन्ग रहेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी थोड़ा आ गई जीरो पे, तो भाई थोड़ा सा मतलब आप स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते ना कि इस तरीके से होंगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, आप लोग देख सकते हो आंसर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सही है, ई वाला, ई वाला बिल्कुल सही है, ये देखिएगा, ई वाला बिल्कुल सही है भाई, एफ वाला गलत है और जी वाला भी गलत है। दिस फील्ड लाइन कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लुक एट द अपर रीजन, ऊपर वाले रीजन को देखो। अगर हम द फील्ड लाइन सीम टू एमिनेट आउट द शेडेड प्लेट, द नेट फ्लक्स थ्रू ए सरफेस सराउंडिंग द शेडेड प्लेट इज नॉट जीरो, तो मतलब वहां से तो सिर्फ निकल रही है फील्ड लाइंस, तो दैट्स वाई हमने वो गलत ही बोला उसको। ठीक है, उसके बाद हाँ, इस प्लेट को ऐसा बोल सकते हो आप लोग, इस प्लेट को आप ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि भाई यहाँ से जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो कि ये चार्ज है एक तरीके से, तो यहाँ पे भी फील्ड निकल रहा है, यहाँ से भी फील्ड निकला, आप ये बोल सकते हो। ठीक है बेटा, और दूसरी साइड हमने एक अनचार्ज रखा होगा जिसमें यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, अनचार्ज नहीं बोल सकते, दूसरा नेगेटिव ही रखा। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में यही बात बोली गई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिटवीन द टू पोल पीसीस कैन नॉट बी प्रिसाइजली स्ट्रेट, सीधी नहीं हो सकती, कुछ फ्रिंजिंग जो है लाइन की वो हो रही होगी। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हुआ लास्ट वाला। नेक्स्ट आता है हमारे पास 5.4, इन्होंने क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो देयर डायरेक्शन अलोंग विच ए स्मॉल मैग्नेटाइज नीडल लाइन, मतलब ये बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें मान लो आप कोई नीडल रखते हो, तो इस सिरे पे एक फोर्स लगता, तो ये इधर और इधर, तो ये ऐसे अलाइन हो जाता है, मतलब एक तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर फोर्स लगी, टॉर्क लगी, हुआ सब कुछ, है ना। अब ये बोल रहा है, डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट, क्या मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो लाइन ऑफ फोर्स कही जा सकती है किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल की? भाई मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती है वो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी से लगती है, और जो F होता है ये F, इसके क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बेटा जी, परपेंडिकुलर होता है, यस और नो, फटाफट से बताओ। होता है, क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, है ना। तो भाई फील्ड लाइंस तो ऐसे चल रही थी, तो उनको लाइन ऑफ फोर्स बोलना गलत है, क्योंकि फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रही है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, देख सकते हैं आप लोग। नो, द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू बी, ठीक है, इट इज मिसलीडिंग टू कॉल मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज ए लाइन ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो जी अब आगे की तरफ। नेक्स्ट बोल रहा है, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड, अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट होते, हाउ वुड द गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड, भाई गोज लॉ को फिर मॉडिफाई कैसे कर देते तुम लोग? हाँ जी, गोज लॉ को मॉडिफाई कैसे कर देते, फिर लिख देते बी डॉट डी एस इज इक्वल टू, लिखते म्यू नॉट, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आ जाती है एक, या फिर आप बोलो उस पोल स्ट्रेंथ का चार्ज आ जाता, मैग्नेटिक चार्ज आप इसको बोलते एक तरीके से, पोल स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक चार्ज इसको बोल देते। ठीक है बेटा, ये देखिएगा क्यू एम, क्यू एम जो है वो मैग्नेटिक चार्ज बोला जा सकता है जितना उस सरफेस ने एनक्लोज किया होगा। क्लियर, चलिए आगे क्या बोल रहा है भाई, आगे बोल रहा है, डज ए बार मैग्नेट एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ऑन फील्ड, भाई नहीं लगाता, भाई बार मैग्नेट अपने फील्ड की वजह से अपने ऊपर थोड़ा टॉर्क लगाएगा ना, तो नहीं लगाता। डज वन एलिमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर, यस, करंट कैरिंग अगर कोई एलिमेंट है, वायर है, लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, मतलब चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स रखे गए हैं तो वो फोर्स लगाते हैं, है ना, तो यस लगा सकते हैं, बट ये नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये देख भी सकते हो कि वो खुद से तो नहीं लगाएगा, बट देयर इज ए फोर्स या टॉर्क ऑन एन एलिमेंट ऑफ द सेम वायर। ठीक है बेटा, चलो जी आगे,
नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट तो यही है। मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस ड्यू टू चार्जेस इन मोशन, कैन ए सिस्टम हैव मैग्नेटिक मूवमेंट्स इवन थो इट्स नेट चार्ज इज जीरो। भाई इन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसकी वजह से बनता है, चार्जेस इन मोशन की वजह से बनता है। कैन ए सिस्टम हैव मैग्नेटिक मूवमेंट इवन थो इट्स नेट चार्ज इज जीरो। भाई एवरेज चार्ज जो है ना, एवरेज चार्ज वो जीरो हो सकता है, मे बी जीरो, है ना, मे बी जीरो। तो जरूर थोड़ा मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है बेटा जी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। उसमें आप देखोगे तो अगर आप एवरेज निकालते हो चार्जेस की तो वो जीरो हो सकती है, लेकिन अगर आप मीन निकालते हो किसी भी मैग्नेटिक, वहां के मैग्नेटिक मूवमेंट का, किसकी वजह से, अरे भाई अगर चार्जेस मोशन में है तो मोशन में तो करंट बनेगा, है ना, इस तरीके से भी तो बोल सकते हो आप लोग। ओके, तो मीन की वजह से अगर निकालते हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं हो सकती, बट अगर आप एवरेज चार्ज देख रहे हो तो वो जीरो हो सकता है। क्लियर है बेटा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से और अगले टॉपिक से बन रहे होंगे, ठीक है। चलो यार, तो हम ना बहुत सारे मतलब 3 मटेरियल पढ़ेंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल वन शॉट में मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी पूछ रही है, जितना एनसीईआरटी हमें बोल रही है बेटा जी, ठीक है। जितना एनसीईआरटी हमें पूछ रही है, जितना एनसीईआरटी में बोले सिर्फ उतना करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। विजिबल है यार, ये कलर ग्रीन कलर है, विजिबल ही होगा, नहीं तो ब्लैक यूज कर लेते हैं या ब्लू यूज कर लेते हैं। चलो, तो मैग्नेटाइजेशन क्या बोलोगे आप, एम से बोल सकते हो, या फिर बेटा जी इसका दूसरा नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आप इसको दूसरे नाम से भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आप इस नाम से भी लिख सकते हो इसको, मैग्ने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम कैपिटल आई से लिखते हैं। होता क्या है यार, ये कोई आपने मटेरियल लिया, ठीक है, वो मटेरियल ऐसा है जिसके पास अपनी डाइपोल मूवमेंट्स है, मतलब कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, मतलब मटेरियल है, मटेरियल किससे बना, भाई एटम से बना है। तो कुछ मटेरियल्स के अंदर क्या होगा, हर एक एटम के पास क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट जीरो होगी, तो ओवरऑल मूवमेंट जो होगी जीरो होगी। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिनके डाइपोल के पास, मतलब एटम्स के पास डाइपोल मूवमेंट होगी, नॉन जीरो होगी, तो मतलब ओवरऑल उनके पास होने वाली है, ठीक है। बट हम किसी भी जब वो रैंडम मोशन में होती है, अगर हम किसी भी उसको फील्ड में रखते हैं तो वो अलाइन होना शुरू हो जाती है। वो केस हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सुनो, मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, इसको बोलते हैं एम। ये होगा बेटा जी एम नेट अपॉन में वॉल्यूम होने वाला है, अपॉन में वॉल्यूम होने वाला है। क्लियर है। ये एम नेट क्या है, एम नेट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट या टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट आप लोग बोल सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको बोला जाता है क्या, मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बेटा जी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। कोई भी चीज अगर मैग्नेटाइज हो रही है, किसी भी चीज का अगर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब है वहां पे डाइपोल है, डाइपोल बने हुए, मैग्नेटिक डाइपोल बने हुए, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये तो मैंने अलाइनमेंट में दिखा दिया आप लोगों को, जरूरी नहीं है कि अलाइनमेंट होंगे। तो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ऐसे होता है। मतलब मैग्नेटाइजेशन की वजह से इन एक्चुअल क्या है, फील्ड बन रहा है। मैग्नेटाइजेशन की वजह से इन एक्चुअल में फील्ड बन रहा है बेटा जी, ठीक है, इतनी बात। चलो, अब यहाँ पे जो m है, इसकी अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, m की अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, तो बेटा जी ये लिखी जाएगी एम्पियर नीचे मीटर में, एम्पियर नीचे मीटर में लिखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से एक अलग कहानी हम शुरू करते हैं, यहाँ से हम एक अलग कहानी शुरू करते हैं। ये बोल रहा है कि जैसे आपने एक लॉन्ग सोलिनॉइड लिया जिसके अंदर करंट आई जा रहा है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो स्मॉल n है और वो खाली है, मतलब उसके बीच में भी वैक्यूम है सोलिनॉइड के बीच में, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आप मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैंने लिख दिया बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बी नॉट म्यू नॉट एन आई, मैंने यहाँ पे लिख दिया जब ये खाली है, ठीक है। तो ये लिख दिया बेटा जी। अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, सोलेनोइड के बीच में एक मटेरियल रख दें, और वो मटेरियल कैसा रखें, ऐसा मटेरियल रखें जो कि नॉन
जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट वाला है, मतलब वो मैग्नेटाइज्ड है, वो रख दिया हमने, है ना। नॉन जीरो नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन वाला मटेरियल हमने यहाँ पे रख दिया। अब जो मटेरियल हमने सोलेनोइड के बीच में रखा है, पहले फील्ड बेटा किसकी वजह से था, सिर्फ जो करंट जा रहा था उसकी वजह से फील्ड बना था उसके अंदर। अब मटेरियल भी रख दिया, मटेरियल मैग्नेटाइज्ड है, और मैग्नेटाइजेशन से क्या बनता है, फील्ड ही बनता है, तो मतलब अंदर एक फील्ड और ऐड हो रहा है। तो टोटल जो फील्ड बनेगा वो बनेगा बी नॉट प्लस में बी एम बन जाएगा। क्लियर है, इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई। अब यहाँ पे जो ये बी एम है, ये किस वजह से है भाई, ये मैग्नेटिक, मतलब जो आपने मटेरियल यूज किया गया है उसकी वजह से बन रहा है, मतलब जो मटेरियल आपने यूज किया उसका मैग्नेटाइजेशन हुआ है, तो उसकी वजह से फील्ड बन रहा है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के या मैग्नेटाइजेशन के। मींस वेक्टर लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एम, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस मैग्नेटाइजेशन, जितना मैग्नेटाइजेशन उतना फील्ड यार, बात ही खत्म हुई, है ना। समझ में आई इतनी बातें, चलो जी। अब यहाँ पे हमें ये भी पता है कि बी नॉट की वैल्यू क्या है, हमें ये पता है कि यार बी एम की वैल्यू भी क्या है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको लिखो आप, बी नॉट को लिख लो। बी नॉट है बेटा जी म्यू नॉट एन आई, और बी एम कितना है बेटा जी, वो है म्यू नॉट एम, ठीक है, ये आ गया है। तो टोटल अगर आप लिखोगे दोनों को ऐड कर दोगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको, इसके अंदर एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवा दी, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है कि भाई हम क्या करते हैं कि एनआई की जगह हम, मतलब देखो करंट जा रहा है तो करंट से ही फील्ड बन रहा है ना भाई, करंट जा रहा है करंट से फील्ड बन रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन से फील्ड बना था। तो एनसीईआरटी बोलती है, बुक्स बोलती है कि एनआई को आप रिप्लेस कर दो एक नए फैक्टर से, जिसको आप बोलोगे एच। क्या बोलोगे बेटा जी, एच आप लोग इसको बोलोगे। और ये एच क्या होता है, एच होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है बेटा जी, इसको एच से हम शो करते हैं। तो इसका मतलब आप बी नॉट को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको म्यू नॉट एच से भी लिख सकते हो। तो टोटल फील्ड कितना बन जाएगा, टोटल फील्ड बन जाएगा बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस दोनों, मतलब बी नॉट प्लस बी एम करेंगे, बी नॉट प्लस बी एम करेंगे, तो बी नॉट इज म्यू नॉट एच, दूसरा इज कितना म्यू नॉट एम, ठीक है। तो यहाँ से बी को बाहर ले लो, मतलब म्यू नॉट को बाहर ले लो, वो नीचे आ गया, यहाँ पे बन जाएगा एच प्लस एम। क्या बन जाएगा बेटा जी, एच प्लस एम। अगर हम यहाँ से एच निकालना चाहते हैं तो एच कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बी बाई म्यू नॉट, जस्ट अ मिनट, ये बी बाई म्यू नॉट तो था ही, एच अगर मुझे निकालना तो माइनस एम कर दूंगा, और ये एच की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं इस डेरिवेशन को। कभी कभार शायद से अगर तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी भी खराब है, अगर तुम्हें लगता है, तो भाई ये आ सकती है डेरिवेशन, बट वैसे सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए इस चैप्टर के, क्योंकि फॉर्मूलों से ही सारा काम चल जाएगा, फॉर्मूलों से ही सारा काम चल जाने वाला है, ठीक है बेटा। ये रिलेशन यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, अगर हम इसको इस फॉर्म में ना बनाते तो आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, इसको आप सीधा ऐसे भी तो लिख सकते थे कि B इज इक्वल टू क्या हुआ, म्यू नॉट H प्लस एम हो गया, H प्लस एम हो गया बेटा जी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने जो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसको दो फैक्टर्स में लिखा है, ध्यान से समझो। जो H हमने लिखा है वो क्या है, H जो है बेटा जी वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है, H जो है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है, जी मींस करंट इन द सोलेनोइड, उसकी वजह से तो लिखा है। और जो हमने M लिखा है वो किस वजह से लिखा है, वो लिखा है मैग्नेटिक मटेरियल जो हमने यूज करा है उसका मैग्नेटाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये दोनों का सम एक तरीके से आ गया है। अब एक नया जो है हम इंट्रोड्यूस करेंगे फैक्टर या फिर पॉइंट, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये होता है M इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साथ में H होता है, ये ऐसे होता है बेटा जी। आपके पास कई बार डेफिनेशन आ जाती है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो आप बोलना मैग्नेटाइजेशन अपॉन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये इनका रेशो होता है। ये डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है बेटा जी, डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही तो क्वांटिटी है, ये भी फील्ड है ये भी फील्ड है एक तरीके से, मतलब भाई ये मैग्नेटाइजेशन हुआ तो फील्ड ही तो बन रहा है, ये करंट की वजह से भी तो फील्ड ही बन रहा है ना। क्लियर। तो सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे है, दैट्स व्हाई आप इसको डायमेंशन लेस
बोल रहे, तो m की वैल्यू होगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब सबसे बड़ी बात है कि यार मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है क्या? भाई किसी मटेरियल को कितना इजीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है वो ससेप्टिबिलिटी से पता लगता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से पता लगता है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। इट इज ए मेजर हाउ ए मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल फील्ड। मींस अगर मैग्नेटाइज कर रहे हो तो भाई किसी फील्ड की हेल्प से ही करोगे, तो इसलिए एक्सटर्नल फील्ड इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो हमें इतना तो पता है कि m कितना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी h है। b इज इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट h प्लस में m है, ये भी सबको पता है, ठीक है। म्यू नॉट h प्लस में m है, यही था या नहीं था? यही था। तो b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट h प्लस में m की वैल्यू ससेप्टिबिलिटी h हो गई। तो यहाँ पे हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये बन गया 1 प्लस h, और ससेप्टिबिलिटी को नहीं, h बाहर आ जाएगा ना, h बाहर आ जाएगा, h बाहर आ गया, ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। क्लियर है बेटा जी? यस और नो फटाफट से एक बार बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, थोड़ा सा ये और मॉडिफिकेशन करता है कि म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी को एक नाम दे देता है जिसको बोलते हैं हम क्या बेटा जी, म्यू म्यू बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो म्यू है वो किसके बराबर होता है? म्यू तो आपको पता ही है कि म्यू जो होता है वो म्यू नॉट म्यू आर होता है ना। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो म्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी आ गई, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी आ गई म्यू आर की वैल्यू बेटा जी। किसकी वैल्यू है बेटा ये वैल्यू किसकी है बेटा जी? ये वैल्यू है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी की, ठीक है। ओके, समझ में आया या नहीं आया? ओके, चलो अब आगे की तरफ चलते। बाकी ये चीज तो तुम्हें पता होगी म्यू नॉट क्या है, क्योंकि 4th चैप्टर में पढ़ लिया है। म्यू नॉट जब वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी है, और म्यू इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी मिल चुका है जो यहाँ पे यूज हो रहा है बाद में, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले भी मिल चुके हैं। क्लियर है बेटा? इतनी चीजें यहाँ तक सबको पता लग गया होगा। अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे अभी हमने फील्ड लिखा, टोटल फील्ड लिखा, बी इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट एच प्लस एम हमने लिख दिया है ना। ये कब लिखा? जब हमने मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर रखा, सोलेनोइड के अंदर जब हमने मैग्नेटिक मटेरियल को रखा। अगर मान लो हम मैग्नेटिक मटेरियल को नहीं रखना चाहते और इतना ही फील्ड प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करें भाई? तो हम क्या कर देते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई जो लिखा था, उसमें एक एडिशनल करंट ऐड करेंगे जिसको हम मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं बेटा जी, ठीक है। ये क्लियर है इतनी बातें? ओके, मतलब आप मटेरियल रख के जरूरी नहीं है इतना फील्ड हो, आप एक्सटर्नल एक एक्स्ट्रा जो है करंट ऐड करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो अभी एग्जांपल देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। एक सोलेनोइड है जिसके पास एक कोर है ऑफ ए मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी, मींस म्यू आर की वैल्यू आप लोगों को दे दी है, कितनी है, 400 है। म्यू आर की वैल्यू इज 400। द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनोइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी ए करंट। कितना करंट कैरी करते हैं भाई? 2 एम्पियर का करंट कैरी करते हैं। कितने का करंट कैरी करते हैं बेटा? 2 एम्पियर का करंट कैरी करते हैं। इफ द नंबर ऑफ टर्न इज 1000 पर मीटर, मींस एन की वैल्यू ये दे रहा है 1000 पर मीटर है। कैलकुलेट एच, तो एच तो अभी बताया भी, एच क्या था, एन आई के बराबर ही तो था। सर कब बताया आपने? अरे भाई छोटी छोटी चीजें ही तो हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एन आई को मैंने सर्कल करके एच लिख रखा है, ठीक है। एन आई को सर्कल करके एच लिख रखा है। तो एच इज इक्वल टू एन, एन कितना है, 1000, आई कितना है, 2, तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 2000 आ रही है एम्पियर पर मीटर, है ना। यही होगा आंसर, ये देखो एम्पियर पर मीटर 2000 ही तो आ रही है। यही तो वैल्यू आ रही है बेटा, क्या दिक्कत है? अरे 2000, ये रही ना 2000 एम्पियर पर मीटर। मैं भी देखूं, मैं बी ऑप्शन देख रहा हूँ यार। चलो 2000 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एम की वैल्यू निकालो। एम भाई बी इज इक्वल टू था म्यू नॉट, यहाँ पे था एच प्लस एम, यहाँ पे हो गया बी अपॉन म्यू नॉट माइनस एच इज इक्वल टू एम। यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो
क्योंकि बी आपको पता है क्या? बी तो नहीं पता ना, बी अभी नहीं पता हमें। या पहले हमें बोला क्या है, पहले तो हमें एम निकालना ना, एम 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 ओके, पहले एम निकालना है और फिर बी भी निकालना है और फिर मैग्नेटाइजिंग करंट भी निकालना है बेटा। एच तो हमने निकाल लिया ना, एच तो हमने निकाल लिया, ओके कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। देखो हमें पता है कि बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एच प्लस एम था, ये था। इस पूरे को हमने एक नाम भी तो दिया था, इस पूरे को हमने एक नाम भी तो दिया था भाई। इस पूरे को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, और साथ में यहाँ पे एच लिख सकते हैं, साथ में यहाँ पे एच लिख सकते हैं। सर ऐसे कैसे? अरे भैया अभी तो समझाया ना, देखो अभी तो समझाया है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ भाई। वन प्लस ससेप्टिबिलिटी को मैंने क्या बोला है, म्यू आर ही तो बोला है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दोगे ना कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, एच भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता भाई? चलो हो गया। तो B इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट म्यू आर एच, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना मिलने वाला है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10-7, ठीक है, और फिर है म्यू आर कितना बेटा, रिलेटिव परमेबिलिटी इज 400, ठीक है, और साथ में है एच, एच कितना है 2000, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा 2 0, ये 2 0 ये कट होगी तो यहाँ पे +6 कर दो आप लोग, और यहाँ पे हो गया 4 इंटू में 3.14, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया 2, ये हो गया 10-1, 8, और लगभग लगभग ये जो है आपकी वैल्यू बेटा टेस्ला 1 टेस्ला के बराबर आने वाली है। किसके बराबर आने वाली है बेटा जी? कैलकुलेशन करके 1 टेस्ला की। मैंने अंदाजन जो है मल्टीप्लाई करके देखा है, वो 9 पॉइंट कुछ आ रहा है। आप सिंपल है देख सकते हो कि भाई 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 12 कुछ बन रहा है, 4 से कर रहे हो 48, 2 से कर रहे हो 96 कुछ बनेगा, और वो नीचे 10 जाएगा तो 9.6, मतलब आपका लगभग लगभग 1 टेस्ला आने वाला है, 9.6, है ना भाई। ये पॉइंट्स भी तो हैं, तब आपको इसको सोल्व करने पे यही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि 9.6 आ रहा है तो आप 1 क्यों बोल रहे हो? अरे भाई इसकी 0 भी तो है, इसकी 2 0 भी तो नीचे, फिर ये भी नीचे, तो कैलकुलेशन के बाद 1 टेस्ला बनने वाला है। तो बी हमने निकाल लिया, बी निकालना था यार, एम निकालना था? हमने पहले बी निकाल लिया क्या? इनकी सीक्वेंस में भी बी दे रखा है क्या पहले? हाँ बी दे रखा है, पहले हमने बी निकाले तो 1 टेस्ला आ रहा है, ठीक है। बस इसके बाद क्या है, इसके बाद तो ये एम तो एम भी निकल जाएगा भाई, एम यहाँ से निकल जाएगा, बी की वैल्यू 1, ये कितना म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10-7, 10-7 मीन्स ऊपर चला गया, माइनस एच, एच कितना है 2000, और इज इक्वल टू एम है। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो है बेटा जी आप लोगों के पास क्या है, डी है, मैग्नेटाइजिंग करंट। अब मैग्नेटाइजिंग करंट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जो करंट है एडिशनल उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये होगा, तो यहाँ से बनेगा बी म्यू नॉट एन माइनस आई इज इक्वल टू आई एम। तो बी की वैल्यू इज 1 टेस्ला, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10-7, ठीक है, एन कितना है 1000 है, 1000 है क्या एन, 1000 है, ठीक है, और माइनस आ गया 2 इज इक्वल टू है आई एम, ओके। यही रहेगा या नहीं रहेगा भाई, फटाफट से बताओ, यही रहेगा या नहीं रहेगा, जल्दी से एक बार। चलो अब आगे की तरफ देखो, इसको सॉल्व करो, तो नीचे बन गया यार 1/4 पाई, पाई है तो उसको 22 लिख दूं और इसको 7 लिख दूं, नीचे से 7 ऊपर चला गया, और ये -7 + 3 प्लस का 4 होके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, -2 है इज इक्वल टू आई एम है। तो नीचे बन रहा है यार एक तरीके से 88, है ना, और ऊपर बन रहा है 70,000। तो 70,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 88 से और माइनस कर दूं 2, तो मेरे पास आई एम आ जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं इसको, डिवाइड करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को क्या, 70,000 डिवाइडेड बाई 88, इट इज 795 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसको हम 796 ले लेते हैं बुक के हिसाब से, और ये आ गया दिस, तो आई एम की वैल्यू इज कितनी 794 आ रही है बेटा जी, 794 एम्पियर, 794 एम्पियर, क्लियर है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ रहा है। एक एक्स्ट्रा मतलब आपको उसकी वाइंडिंग में एक्स्ट्रा एक करंट डालना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट आता है बेटा जी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। देखो यार एक शायद हम एक चीज छोड़ चुके हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के रिगार्डिंग। कहाँ गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यहाँ था। ये लिखा हुआ देखो, जो ससेप्टिबिलिटी होती है बेटा वो स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है कुछ मटेरियल्स के लिए जिनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और कुछ के लिए नेगेटिव होती है और स्मॉल भी होती है उसको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं, और कुछ के लिए पॉजिटिव होने के साथ साथ बड़ी वैल्यू की होती है तो उसे हम फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं अब। और एक और चीज, यहाँ पे जो ये फील्ड बन रहे हैं, यहाँ पे जो ये फील्ड हो रहे हैं एम और एच, वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ये होते हैं बेटा, ये याद रखना जरूर से। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल पे। हमारे पास बेटा जी तीन मैग्नेटिक मटेरियल हम पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ेंगे हम डायामैग्नेटिक, एक हम पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आप ना एक सिंपल सा तरीका लेके चलो। मतलब हम क्या कर रहे हैं ना कि एक एटम ले रहे हैं, सुनो ध्यान से, हम एक एटम ले रहे हैं भैया, एक एटम ले रहे हैं, उस एटम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, मान लो एक ऐसे घूम रहा है और एक उल्टा घूम रहा है, ऐसे इसके अपोजिट घूम रहा है। तो मतलब जब करंट घूम रहे हैं, नो सॉरी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो करंट लूप बन रहे हैं, करंट लूप है तो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर एक इस तरीके से घूम रहा है, एक इस तरीके से घूम रहा है, तो दोनों की मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो सकती है ना। क्लियर है? तो एक ऐसा एटम जिसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो रही है, इंडिविजुअल एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो रही है, जीरो हो रही है। और जीरो उनमें हो सकती है जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर में होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा जी वो पेयर में होंगे। अब सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑर्बिटल, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है सिर्फ उसकी वजह से नहीं होती, जो एटम है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी होती है, बट वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, उसको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उसको कंसिडर नहीं करते, सिर्फ हम इन्हीं के हिसाब से चलते हैं। तो कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिसमें इंडिविजुअल एटम की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है बेटा वो जीरो होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें इंडिविजुअल एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होने वाली। ठीक है, नहीं होने वाली, जीरो नहीं होने वाले बेटा। ठीक है, उस आधार पे आपके पास तीन तरीके के क्या मिलते हैं, तीन तरीके के मटेरियल मिलते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरा और फेरो। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो होंगे बेटा जी, सबसे पहले देखो यार, एक मैं यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एटम के कंसीडर कर रहे हैं, वो ऑर्बिट कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगी, दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन आर इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप, जो मैंने बताया है, और प्रोसेस करेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो जो डायामैग्नेटिक होते हैं ना, जो डायामैग्नेटिक होते हैं, जो डायामैग्नेटिक होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो जीरो होती है। ठीक है, उनकी जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्योंकि भाई यहाँ पे आप बोलोगे ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे है, पेयर्ड है, तो वो एक दूसरे की मूवमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप इसको अब ऐसा भी बोल सकते हो कि जब इन डायामैग्नेटिक मटेरियल को किस में रखा जाता है, फील्ड में रखा जाता है, those electron having orbital magnetic momentum in the same direction slow down and those in the opposite direction speed up. This happen due to induced current in the according with the Lenz law. You will study in chapter number 6. मतलब ये सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा जी, ये बोल रहा है कि इतना तो पता लग गया, ऐसे मटेरियल जिनकी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाए, इंडिविजुअल एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो, जीरो हो, तो ओवरऑल भी जीरो हो रही है, तो ऐसे को बोला जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो इनके अंदर क्या होता है, लेंज लॉ, जिसको हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि किसी भी करंट कैरिंग लूप या किसी भी लूप को, करंट कैरिंग मत बोलो, अब किसी भी लूप को अगर फील्ड फ्लक्स दे रहे हो, फील्ड दे रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, और वो चेंज हो रहा है, तो उससे लगने वाला जो फील्ड है वो फ्लक्स कहलाएगा। अगर वो चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है भैया उसके अंदर करंट की डायरेक्शन बनती है। ठीक है, तो ऐसे बोला भी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है, कोई बात नहीं, जब इसको फील्ड में रखा जाता है, जब इसको फील्ड में रखा जाता है, मान लो इधर से फील्ड अप्लाई कर दिया हमने किसी भी मैग्नेट की हेल्प से, और ये एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें क्या होता है बेटा जी, इसमें ये मूवमेंट्स जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं, ये मूवमेंट्स जो वो जनरेट हो जाती हैं। मतलब ये एक तरीके से नॉर्थ है भैया, ये साउथ है। ठीक है, तो ये नॉर्थ क्योंकि ऐसे है ना, साउथ से चल के ऐसे आ रहा है,
नॉर्थ से फील्ड निकलता है, तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो द सब्सटेंस डेवलप ए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड, हेंस रिपल्शन। तो रिपल्शन होगा, क्या होगा बेटा जी? रिपल्शन। अब यहाँ पे इन्होंने यही बात बोली है, diamagnetic substances are those which have tendency to move from stronger to weaker part of the external field, ठीक है। in other word, unlike the way magnet attract metal like iron, it would repel a diamagnetic substance। मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब भी फील्ड में रखा जाता है तो वहां से फील्ड लाइन से दूर भागती है, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, रिपल्शन होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी इनकी रिलेशन है, ये याद जरूर से कर लेना, ठीक है। चलो, कुछ मटेरियल्स है आप लोगों के सामने, ये सारे याद कर लेना, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, एसटीपी, वाटर, सोडियम क्लोराइड, ये सब जो है आप लोगों को बताना है। एक चीज का ध्यान रखना कि जो डायामैग्नेटिज्म होता है, डायामैग्नेटिज्म एक प्रोसेस है जो एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करता है, ठीक है। जो एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करने का काम करता है वो डायामैग्नेटिज्म है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। तो वो हर एक सब्सटेंस में होता है, ऑल सब्सटेंसेस में ये होता है, ठीक है। बहुत वीक होता है, बहुत सारे केसेस में ये वीक होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। ओके, तो इसको इजीली दूसरे इफेक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर बेटा जी, ठीक है। आगे बढ़े, द मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, और दीज आर मेटल्स कूल्ड टू वेरी लो टेम्परेचर विच एग्जिबिट बोथ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, ठीक है। परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म मतलब आप लोग यहाँ पे ये बोलोगे कि यहाँ पे अगर आप जब भी किसी मेटल को आप उसका टेम्परेचर बिल्कुल कम कर देते हो, जीरो कर देते हो, तो उसमें जो इंडक्शन हुआ है मतलब वो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल अच्छा उसके अपोजिट ही हो रहा होता है, ठीक है। तो अब याद रखो बस, सुपर कंडक्टर जो है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं बेटा जी, ठीक है। बाकी और क्या चीज है इसमें पढ़ाने की? हाँ, द फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के अंदर डायामैग्नेटिज्म का फिनोमिना जो होता है उसे क्या बोला जाता है? मेसनर इफेक्ट बोला जाता है। बट आपको जितनी चीज पढ़ाई जा रही है सिर्फ उतने पे फोकस करो भाई, ये बाकी चीजों पे फोकस करने की इतनी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए डायमैग्नेटिक में इंडिविजुअल एटम की डायमैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होती है, टोटल भी जीरो होगी। एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो इंड्यूस्ड होती है मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो बाहर वाले फील्ड को रिपेल करती है। कुछ एग्जांपल आप लोगों को पता हो, सुपर कंडक्टर को डायमैग्नेटिज्म बनाया जाता है तो उसका फिनोमिना का नाम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, इसी तरीके से बेटा जी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं और दोज व्हिच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये वीकली मैग्नेटाइज्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर भाई डाइपोल मूवमेंट्स होंगी, इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट होगी, इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट होगी बेटा जी, ये याद रखना। मतलब हर एक एटम की जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो नहीं है, इनकी है। मतलब यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जगह ओड में होते हैं, 3 5 7 कुछ ऐसे होते हैं, है ना। मतलब अगर 2 कैंसिल भी कर रहे हैं तो एक की वजह से तो मिलेगी मिलेगी, तो ऐसे होते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि इंडिविजुअल के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं हो रही है, तो ओवरऑल भी देख लेते हैं हो रही है नहीं होती है। तो अगर हम इसका कोई भी एक वॉल्यूम कंसीडर कर ले, किसी भी एनी वॉल्यूम अगर इसको कंसीडर करें, तो उस एनी वॉल्यूम के अंदर जो है आप बोल सकते हो जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई उस वॉल्यूम के अंदर कुछ इधर जा रही है, 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 कुछ इधर, कुछ, तो वो कैंसिल करके दैट्स वाई जीरो हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आया? चलो, अब इन्होंने जो ये लाइन यहाँ पे बोली है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और दोज व्हिच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये बोल रहा है कि जब इसको किसी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। किस में रखा जाता है बेटा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको रखा जाता है तो ये वीकली मैग्नेटाइज होता है। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे यहाँ पे ये डाइपोल जो बने हुए हैं, सबसे पहली बात, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं उनको फील्ड अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है, तो यहाँ पे भी ये अपनी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं ना, बट सारे नहीं होते हैं, कुछ कुछ जो हैं अभी भी इधर उधर होते हैं, तो इसलिए इसको ये बोला जाता है कि ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है, ठीक है।
ओके, तो आप बोल सकते हो दे गेट वीकली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, मतलब अट्रैक्ट करेंगे बट उतना नहीं करेंगे, वीकली अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है बेटा? क्या होंगे? वीकली अट्रैक्ट होने वाले हैं। अगर फील्ड ऐसे आ रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ बन रहा है, तो सारे नहीं बन रहे हैं, सारे अलाइनमेंट नहीं हो रही है। सारे अलाइनमेंट के लिए क्या होना चाहिए? बाहर का एक्सटर्नल फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और टेम्परेचर बहुत कम हो। ठीक है, चलो जी, ये बोला बोला भी है इसने कि आपके पास क्या होना चाहिए, बी जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, बाकी क्या चीजें हैं? हाँ, बाकी इसने यही बोला है कि जब इसको प्लेस किया जाता है बेटा जी इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, कुछ ऐसा जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। कहाँ गया? ये रहा, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे ये जो बिहेवियर है ये पैरा का है, फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, फेरो में और ज्यादा अंदर हो जाती है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल है बेटा वो जरूर से याद कर लेना, जैसे कि एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कॉपर क्लोराइड है, ये सब आप लोगों को पता होने चाहिए। और जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है इसमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होते हैं और म्यू आर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करते बट ऑल्सो दी टेम्परेचर, सैंपल टेम्परेचर, क्योंकि अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा है तो वही वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, डाइपोल फिर ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, अलाइनमेंट उतना अच्छा नहीं होगा ना। चलो ओके, तो इसलिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ता है और बाहर का फील्ड स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। एज द फील्ड इज इंक्रीज्ड और द टेम्परेचर इज लोवर्ड द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस अंटिल इट रीच द सैचुरेशन वैल्यू एट विच पॉइंट ऑल द डाइपोल आर परफेक्टली अलाइन। अगर सैचुरेशन हो रहा है तो इसका मतलब सारे के सारे डाइपोल अलाइन हो गए हैं। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? देखो यार, एक है डायामैग्नेटिज्म, उसमें क्या है वो मटेरियल क्या करते हैं बाहर वाले फील्ड को रिपेल करते हैं, है ना। पैरामैग्नेटिज्म क्या होते हैं? ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं उसको। ठीक है, और जो फेरो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज व्हिच गेट स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे तो ये था कि ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज नहीं थे, ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज है जब किसी मटेरियल में किसी फील्ड में इसको रखा जाता है। इसका मतलब ये है कि देखो ये रैंडम मोशन में है, ये रैंडम मोशन में है। इसमें तो भाई साहब ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है कि डोमेन्स बनती हैं। डोमेन्स मतलब दीवारें बन जाती हैं, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। यहाँ पे किसके काम आता है भाई? कौन? पड़ोसी पड़ोसी के काम आ रहा होता है। तो इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है द इंडिविजुअल एटम ऑफ इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पोसेसिस डाइपोल मोमेंट होगी, वो तो सब में है, मतलब पैरा और फेरो में तो होती है। However, they interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves in a common direction। मतलब वो जब एक डायरेक्शन, एक डाइपोल ऐसे है ना, तो वो जब साथ वाले के साथ अब मतलब बातचीत करता ना, करने का मतलब क्या करता भाई, उससे अपनी कोई भी रिएक्शन करता है या इंटरेक्ट करता है कुछ भी, तो वो क्या करता है पड़ोसी को भी अपनी लाइन में लगा लेता है। जैसे बहुत सारे थे तो इसमें क्या हुआ, इधर वाले इधर बन गए। ठीक है, इधर वाले मान लो इधर हो गए, पड़ोसी ने पड़ोसी को अलाइन कर लिया अपनी तरफ, इधर वालों ने इधर अलाइन कर लिया अपनी तरफ। ठीक है, और इधर वालों ने इधर ऐसे अलाइन कर लिया अपनी तरफ। तो ये डोमेन्स बन जाती हैं। क्या बन जाती है बेटा जी? डोमेन्स बन जाती हैं। मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम जिसे क्या कहते हैं हम? डोमेन कहते हैं बेटा जी। अब हर एक डोमेन के पास अपना एक नेट मैग्नेटाइजेशन भी होता है, ये याद रखना। इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, तो हर एक डोमेन के पास अपना मैग्नेटाइजेशन होगा। फेरो में क्या फर्क है भाई? इंडिविजुअल एटम के पास डाइपोल मूवमेंट होगी, तो ओवरऑल क्या होता है, ये पड़ोसी वाले डाइपोल को अपने साथ अलाइन कर लेता है, ऐसे से मिलकर बहुत सारे एक साइड हो जाते हैं, दूसरे एक साइड बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, मतलब है ना। क्या बन जाते हैं बेटा? ग्रुप बन जाते हैं, तो उन्हें डोमेन बोलते हैं। और जो टिपिकल डोमेन साइज जो होता है वो 1 मिलीमीटर एंड द डोमेन कंटेन अबाउट 10⁻11 एटम। मतलब एक डोमेन में 10 की पावर 11 एटम्स तक हो सकते हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट इंस्टेंट द मैग्नेटाइजेशन वेरी रेंडमली फ्रॉम डोमेन टू डोमेन। जो मैग्नेटाइजेशन है भाई वो डोमेन टू डोमेन वेरी करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे मैग्नेटाइजेशन वो डोमेन टू डोमेन अलग अलग होने वाला है। ठीक है, दिस इज शोन इन फिगर 5.8 बी। ये ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स है, ये रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स है बेटा जी। अब हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं। ठीक है, तो डोमेन ओरिएंट देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब जो डोमेन है अपने आप को
बी की डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है और जिस डायरेक्शन में फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में बड़ी होती चलती है, उसी डायरेक्शन में ये बड़ी होती चलती है, ग्रो होती चलती है। ठीक है, वन में ऑब्जर्व दिस अंडर ए माइक्रोस्कोपिक आफ्टर स्प्रिंकलिंग ए लिक्विड सस्पेंशन ऑफ पाउडर्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ सैंपल। मतलब ये सिर्फ यार आप कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, माइक्रोस्कोप लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, बस इससे आगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा जी, बाहर का जो फील्ड है ना, जो एक्सटर्नल फील्ड है वो बहुत थोड़ा सा ही काफी होता है। फेरोमैग्नेटिज्म के केस में बाहर का फील्ड थोड़ा सा ही काफी होता है। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे हो जाते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ना, तो पैरा बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाता है बेटा जी, पैरा बनना शुरू हो जाते हैं। इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द फील्ड लाइंस आर हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब बीच में बहुत ज्यादा चली जाती हैं ऐसे, जैसे फील्ड लाइंस पहले दिखाई थी हमने, तो वो बहुत ज्यादा होती हैं ऐसे बीच में ज्यादा होती है। ठीक है, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द सैंपल टेंड टू मूव टुवर्ड द रीजन ऑफ हाई फील्ड। ठीक है, ये हाई फील्ड की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला वाला वीक की तरफ हमने देखा था ना। और व्हाट हैपन व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड, अगर हम इसको अगर एक्सटर्नल फील्ड जो हम लगा रहे हैं उसको रिमूव कर दे तो क्या होगा। इन सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, सच मटेरियल आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन रहता है, उसे हार्ड मटेरियल बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल या फिर हार्ड फेरोमैग्नेट्स बोलते हैं। जैसे अल्निको, एनोलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर इज वन ऑफ सच मटेरियल। ठीक है, और जिनमें नहीं रहता भाई, जिनमें नहीं रहता, on the other hand there is a class of ferromagnetic material in which the magnetization disappear on removal of the external field, उन्हें सॉफ्ट आयरन मतलब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक बोल सकते हैं। और जो सॉफ्ट आयरन है उसका एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल है। कौन कौन से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भाई, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये बहुत सारे हैं। और इनकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होती है वो 1000 से ज्यादा हो रही होती है ना, 1000 से ज्यादा हो रही होती है। चलो, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होती है प्रॉपर्टी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। एट हाई इनफ टेम्परेचर ए फेरोमैग्नेटिक बिकम ए पैरामैग्नेटिक, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो डोमेन स्ट्रक्चर है बेटा वो किसके हेल्प से डिसइंटीग्रेट होता है, वो टेम्परेचर की हेल्प से हो जाता है। ठीक है, चलो जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो तो भाई ये है हमारा चैप्टर नंबर 5। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाई जा रही है बेटा जी। और ये 5वां चैप्टर है, इसके बाद हमारा 6ठा 7वां चैप्टर बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेट आ रही है। तो भाई ये सब डिपेंड कर रहा है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स नहीं होगा तो मैं यार फिर क्यों ही वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे लिए, है ना। जब तुम कंटेंट को देखोगे ही नहीं, तो मैं यहाँ पे 2-2 ढाई-ढाई घंटे यहाँ पे खड़ा होके बिना बात की इलेक्ट्रिसिटी खराब कर रहा हूँ, एसी चला के भाई घर के पैसे भी बर्बाद कर रहा हूँ। तुम देखोगे तभी तो काम चलेगा, है ना। तो भाई देखो, वीडियो अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। तुम्हारी तरफ से जो भी डिमांड है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ सर इस तरीके की वीडियो भी हमें चाहिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो, ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।